हेलो साथियों, मैं आरपी सिंह। आज हम बात कर रहे हैं बुद्धि के सिद्धांतों के बारे में। साथियों, पिछले सेशन में हमने बात की थी बुद्धि की संकल्पना को लेकर, बुद्धि के अर्थों को लेकर और बुद्धि की विभिन्न परिभाषाओं के बारे में। साथियों, हमने वहां क्या जाना था कि बुद्धि जो है वो किसी व्यक्ति की जन्मजात आंतरिक क्षमता होती है जो उसके द्वारा किए जाने वाले विभिन्न कार्यों को संपादित करती है। अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने इसको अलग अलग समय पर अलग अलग प्रकार से परिभाषित किया। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि को एक तत्व के रूप में माना, एक संगठनात्मक शक्ति के रूप में माना, तो कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इसको 2 या 3 तत्वों के रूप में माना और कुछ मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि को विभिन्न तत्वों या कारकों का एक संगठनात्मक योग माना। साथियों, जो भी हैं, लेकिन बुद्धि के अलग अलग विचारधाराओं के आधार पर हम इस बात को कह सकते हैं कि हम सब में जन्मजात एक ऐसी आंतरिक और मानसिक योग्यता पाई जाती है साथियों, जो हमारे द्वारा किए जाने वाले समस्त ज्ञानात्मक कार्यों को संचालित करती है। ये आंतरिक और मानसिक योग्यता जो है साथियों, ये हमारे मस्तिष्क में होती हैं, मानसिक संकल्पनाओं के साथ, मानसिक शक्तियों के साथ संबंध रखती हैं और हम जिन भी चीज़ों को सीखते हैं, देखते हैं, समझते हैं, याद करते हैं, उनके अर्थ निकालते हैं या फिर किसी भी चीज़ के बारे में निर्णय करते हैं, इन समस्त गतिविधियों को, समस्त मानसिक प्रक्रियाओं को बुद्धि ही संचालित करती है। और अगर हम इसको एक लाइन में कहना चाहें तो बुद्धि एक ऐसी आंतरिक क्षमता है व्यक्ति की जो उसको समायोजन करने में मदद करती है, या बुद्धि के द्वारा ही व्यक्ति समायोजन करता है। और भी कई सारी बातें साथियों हमने पढ़ी थी बुद्धि के बारे में। हमने जाना था कि बुद्धि ऐसी जन्मजात योग्यता है जिसकी बालक की आयु बढ़ने के साथ साथ, बालक के बड़े होने के साथ साथ, बालक के परिपक्व होने के साथ साथ उसमें वृद्धि होती रहती है, वो आगे बढ़ती रहती है और मस्तिष्क की पूर्णता के साथ, व्यक्ति की मानसिक परिपक्वता के साथ बुद्धि जो है वो भी पूर्णता को प्राप्त कर लेती है। क्योंकि बालक का मानसिक विकास, मस्तिष्क का विकास शिशुअवस्था में बहुत तेजी के साथ में होता है, इसलिए बुद्धि के लिए भी कहा जाता है कि बुद्धि का तीव्र विकास शिशुअवस्था में होता है। और क्योंकि मानसिक विकास, मस्तिष्क का विकास परिपक्व हो जाता है किशोरावस्था में, इसलिए बुद्धि के लिए भी कहा जाता है कि बुद्धि का सर्वाधिक विकास किशोरावस्था में होता है साथियों। तो किसी मानसिक संगठनात्मक योग्यता है बुद्धि, जो व्यक्ति के द्वारा किए जाने वाले समस्त कार्यों को संपादित करती हैं, वहां परिलक्षित होती हैं, या फिर यूं कहें कि व्यक्ति के मस्तिष्क में जो भी मानसिक प्रक्रियाएं चलती हैं जो बुद्धि से संबंध रखती हैं, उन सारी बौद्धिक संकल्पनाओं को संपादित करने का कार्य करने वाली आंतरिक मानसिक शक्ति को कहा जाता है साथियों बुद्धि। अब बुद्धि जो है क्योंकि व्यवहार में प्रकट होती है, व्यक्ति के द्वारा किए जाने वाले कार्यों के द्वारा निर्धारित की जाती हैं, इसलिए थॉर्नडाइक ने व्यक्ति के कार्यों के आधार पर इसको 3 भागों में विभाजित किया है, जहां हमने जाना था मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। साथियों, ऐसे ही विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि की मूल संकल्पनाओं को अपने अपने विचारों से प्रतिपादित किया और उन्होंने इससे संबंधित अपने सिद्धांत दिए। इन्हीं सिद्धांतों को लेकर बुद्धि की संकल्पनाओं को व्यापक रूप से समझा जाता है तथा बुद्धि के कॉन्सेप्ट्स को ठीक से हमारे अध्ययन का विषय बनाया जाता है। तो आइए साथियों, हम कुछ ऐसे सिद्धांतों की बात करें जिनको मनोवैज्ञानिकों ने समय समय पर अपने विचारधाराओं के साथ सिद्ध किया और बुद्धि को अपने हिसाब से उसकी व्याख्या करने की कोशिश की। इन समस्त कार्यों को उन व्यक्तियों के द्वारा प्रतिपादित बुद्धि के सिद्धांत कहा जाता है साथियों। अगर हम बात करें बुद्धि के सिद्धांतों को लेकर, तो बुद्धि के कई सिद्धांत हैं, विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने दिए हैं। इन समस्त बुद्धि के सिद्धांतों को 2 भागों में बांटा जा सकता है। 2 कैटेगरीज हैं जिसमें समस्त बुद्धि के सिद्धांतों को शामिल किया जाता है साथियों। इन दोनों कैटेगरीज का जो आधार है, दोनों भागों का जो आधार है, या बुद्धि के सिद्धांत के जो 2 प्रकार माने हैं इनका आधार है, उनमें से एक तो है बुद्धि के लिए जो भी संगठन कारक तत्व उनको माना गया है उस योग्यता से जुड़े हुए सिद्धांत, दूसरे उस योग्यता के द्वारा की जाने वाली मेंटल प्रोसेस, मानसिक संक्रिया से जुड़े हुए अध्ययन से जुड़े हुए बुद्धि के सिद्धांत। तो साथियों, पहला जो कैटेगरी है, पहला जो प्रकार है बुद्धि का, उसे कहा जाता है मनोमितिक या संरचनात्मक उपागम। मनोमितिक या संरचनात्मक उपागम, देखिए नाम से ही क्लियर है। मनोमितिक का मतलब हो गया जो हमारी मानसिक क्षमता से संबंधित है, मन मस्तिष्क से जुड़ा हुआ है, मन मस्तिष्क से संबंध रखता है।
तथा संरचनात्मक उपागम, जो इसकी संरचना की बात करता है, इसके कंस्ट्रक्शन की बात करता है। किसकी संरचना? बुद्धि की संरचना। कैसे? कोई कहता है बुद्धि एक तत्व के रूप में संरचित है, कोई कहता है दो तत्वों के रूप में है, एक मनोवैज्ञानिक कहता है तीन तत्वों के रूप में है, कोई कहता है समूह के रूप में है, कोई कहता है बहुत सारे अलग अलग आयाम से बनी हुई है। तो विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के अपने अपने सिद्धांत, अपने अपने विचार, अपनी अपनी अवधारणाएं, जिसके आधार पर बुद्धि की संरचना को उन्होंने परिभाषित किया है। उस उपागम को, उस अप्रोच को कहा जाता है साथियों मनोमितिक या संरचनात्मक उपागम। इंग्लिश में कहेंगे साइकोमेट्रिक अप्रोच। साथियों इसको इंग्लिश में कहेंगे साइकोमेट्रिक अप्रोच। साइकोमेट्रिक अप्रोच का मतलब हो गया मनोमितिक उपागम। दूसरा उपागम हमारा सूचना प्रक्रम उपागम। देखिए नाम से ही क्लियर है, सूचना हो गई इंफॉर्मेशन, प्रक्रमण हो गया प्रोसेस, उपागम हो गया अप्रोच। कि व्यक्ति को बाहरी परिवेश से, बाहरी वातावरण से जो सूचनाएं मिलती हैं, जो इंफॉर्मेशन मिलती है, जो तथ्य आंकड़े मिलते हैं, उनको हमारी जो बुद्धि की संकल्पना है वो उसको ऑब्जर्व करती है, मस्तिष्क में उसको प्राप्त करती हैं और प्राप्त करने के बाद एक प्रक्रिया के रूप में उसके साथ विभिन्न मानसिक गतिविधियां संपादित करती हैं। तो यहां पर क्या हो गया, जो बाहरी सूचनाएं हैं, इंफॉर्मेशन है, प्रोसेस है, आंकड़े हैं, तथ्य हैं, उनसे मस्तिष्क में चलने वाली संक्रिया, उनसे मस्तिष्क में चलने वाली प्रोसेस, इस तरह का उपागम कहलाता है साथियों इंफॉर्मेशन प्रोसेस अप्रोच। इंफॉर्मेशन प्रोसेस अप्रोच। तो दो तरह के उपागम हो गए, दो तरह के अप्रोचेज हो गए, जिसमें समस्त बुद्धि सिद्धांतों को रखा जा सकता है। देखिए पहला उपागम क्या कहता है, इस उपागम में बुद्धि को अनेक प्रकार की योग्यताओं का समुच्चय माना है। यह व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले निष्पादन को उसकी संज्ञानात्मक योग्यताओं के एक सूचकांक के रूप में व्यक्त करती है। सूचकांक का मतलब हो गया इंडिकेशन। एक जैसे हम कहें कि साहब बुद्धि लब्धि जो है, किसी की 140 बुद्धि लब्धि है, 120 बुद्धि लब्धि है, तो ये बुद्धि का सूचकांक हो गया, बुद्धि की मात्रा का, बुद्धि की क्षमता का सूचकांक हो गया। ऐसे ही जो मानसिक योग्यता है, इस मानसिक योग्यता का सूचकांक एक टाइटल तो होगा जिसको हमने बुद्धि कह दिया, तो वो किस उपागम में है, ये मनोमितिक उपागम में है। इस उपागम में क्या कहते हैं, बुद्धि को अनेक प्रकार की योग्यताओं का समुच्चय माना गया है। समुच्चय का मतलब हो गया एक सेट, एक क्लस्टर, एक संगठन। यह व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले निष्पादन को उसकी संज्ञानात्मक योग्यताओं के एक सूचकांक के रूप में व्यक्त करती हैं। योग्यताएं कौन सी? संज्ञानात्मक, जो सीखने सिखाने संबंधी होती हैं, जो ज्ञान से संबंधित होती हैं, जो बुद्धि से संबंधित होती है साथियों। तो इस प्रकार के विचारधारा से जुड़े हुए समस्त सिद्धांत किसमें रखे जाएंगे, वो रखे जाएंगे मनोमितिक संरचनात्मक उपागम सिद्धांत में। दूसरा है साथियों सूचना प्रक्रमण। क्या है ये? इस उपागम में बौद्धिक तर्कना तथा समस्या समाधान में व्यक्तियों द्वारा उपयोग की जाने वाली मानसिक प्रक्रियाओं का वर्णन किया जाता है। किसका? प्रक्रियाओं का वर्णन किया जाता है। कौन सी प्रक्रियाएं? जो बुद्धि से संबंधित कार्यों के साथ शामिल होती हैं, जो व्यक्ति के मानसिक कार्यों के साथ शामिल होती हैं। तो ये दो मुख्य उपागम हैं जिसमें समस्त बुद्धि के सिद्धांतों को रखा जाता है। आइए आगे चलते हैं, बुद्धि के सिद्धांतों के बारे में जानते हैं, समझते हैं कौन कौन से सिद्धांत हैं और किस तरह से वहां से क्वेश्चन भी बनते हैं एग्जाम में। साथियों पहला हमारा सिद्धांत है बुद्धि का एक तत्व सिद्धांत। एक तत्व सिद्धांत, इसको यूनिफैक्टर थ्योरी भी कहते हैं और वन फैक्टर थ्योरी भी कहते हैं। देखिए यूनिफैक्टर मतलब अपने आप में जो एक ही है, वन फैक्टर भी इसको कहा जाता है, एक तत्व। तो नाम से ही क्लियर है, क्या क्लियरिटी है नाम से ही, कि बुद्धि जो है केवल एक तत्व होती है, एक ही तत्व होता है बुद्धि का जो समस्त कार्यों को संपादित करता है। बुद्धि में दो तत्व, दो कारक, दो प्रकार, 2, 3, 4, 5, 6, 7 का समूह नहीं होता, केवल एक तत्व होता है। ऐसा सिद्धांत किसने दिया साथियों? यह सिद्धांत दिया अल्फ्रेड बिने ने 1911 में। यह फ्रांसीसी साइकोलॉजिस्ट अल्फ्रेड बिने, जिन्होंने बुद्धि पर काफी हाई लेवल का काम भी किया है साथियों। और इस विचारधारा के समर्थक कौन है? टर्मन और एबिंगास। एबिंगोस और टर्मन जो है वो भी बुद्धि को एक तत्व का,
एक ही तत्व मानते हैं और इस तत्व के द्वारा समस्त मानसिक कार्य संपादित होना मानते हैं। इस एक ही तत्व के द्वारा बुद्धि संबंधी समस्त कार्यों को होना मानते हैं। इसीलिए इस एक तत्व को, इस मानसिक योग्यता को प्रतिभा भी कहा गया है। किसके अनुसार? अल्फ्रेड बिने और उनके समर्थकों के अनुसार। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बुद्धि को एक तत्व किस मनोवैज्ञानिक ने माना, तो पहला नाम आएगा अल्फ्रेड बिने का। उसके बाद फिर आगे पूछे समर्थन किसने किया, तो टर्मन और एबिंगोस ने इसका समर्थन किया साथियों। देखिए बिने क्या कहते हैं बुद्धि के बारे में। बिने के अनुसार किसी भी व्यक्ति की बुद्धि में एक सामान्य तत्व विद्यमान होता है एवं इस सामान्य तत्व के द्वारा बुद्धि सभी कार्यों को एक समान रूप से संचालित करती है। क्या कहते हैं बिने? कि एक तत्व विद्यमान होता है जो बुद्धि के द्वारा किए जाने वाले समस्त कार्यों को संपादित करता है। बिने के अनुसार किसी भी व्यक्ति की बुद्धि में एक सामान्य तत्व होता है, जनरल फैक्टर होता है। क्या होता है? एक जनरल फैक्टर होता है, सामान्य तत्व होता है, और क्योंकि एक ही तत्व है तो समस्त कार्यों में ये एक ही तत्व काम करेगा, इसलिए बुद्धि समस्त कार्यों को समान रूप से संपादित करती है। ठीक है। दूसरा बिंदु क्या है साथियों? इस एक तत्व को प्रतिभात्मक क्षमता भी कहा जाता है। कौन सी क्षमता हो गई? प्रतिभात्मक, क्योंकि एक ही प्रतिभा है जो विभिन्न कार्यों को संपादित करती है और ये हर कार्य में समान रूप से पाई जाती है। यह एक तत्व का खंड है जिसका विभाजन नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक ही है तो इसका विभाजन भी किया नहीं जा सकता है। इस तत्व के होने के कारण इस सिद्धांत को निरंकुशतावादी सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? निरंकुशतावादी सिद्धांत के नाम से। जैसे निरंकुश जो शब्द है, निरंकुश शब्द का मतलब क्या हो गया? कोई एक ही है जिसके पास सत्ता है, उसके ऊपर किसी का अंकुश नहीं है, इसलिए निरंकुश हो गया वो। तो बुद्धि में जो एक तत्व होता है, एक खंड होता है जिसका विभाजन संभव नहीं होता है और वो समस्त कार्यों में समान रूप से लागू होता है, उस क्षमता को प्रतिभात्मक क्षमता भी कहा गया। और क्योंकि वो अकेला ही है इसलिए उसको निरंकुशवादी भी कहा, इसलिए पूरे सिद्धांत को क्या कह दिया? निरंकुशतावादी सिद्धांत भी कह दिया गया। कौन? अल्फ्रेड बिने के अनुसार ऐसा माना गया साथियों। चलते हैं अगले सिद्धांत की ओर, जिसका नाम है साथियों द्वितत्व सिद्धांत। एक तत्व और फिर दो तत्व। जहां बुद्धि को दो तत्वों की योग्यता का समूह मान लिया गया, वहां बुद्धि में दो तत्व होने की बात कही गई। इसीलिए दो तत्व होने के कारण इसका नाम क्या हो गया? द्वितत्व। तो इंग्लिश में क्या हो जाएगा? बाइफैक्टर या फिर टू फैक्टर्स थ्योरी। ठीक है सर। ये किसने दिया? ये स्पीयरमैन ने दिया। स्पीयरमैन जो है बुद्धि को दो तत्वों का संगठन मानते हैं और कहते हैं कि दो तत्वों से मिलकर बुद्धि बनी है। अब देखो स्पीयरमैन क्या कहते हैं। स्पीयरमैन का कहना है कि एक तत्व तो कौन सा? अल्फ्रेड बिने ने जिसकी बात कही थी, वो सामान्य तत्व जो सभी लोगों में समान मात्रा में पाया जाता है और समस्त कार्यों को संपादित करता है। लेकिन हमारे स्पीयरमैन क्या कहते हैं कि उस सामान्य तत्व के अलावा एक और तत्व व्यक्ति की बुद्धि में मौजूद होता है जो व्यक्ति के द्वारा किसी विशिष्ट कार्यों को करने के दौरान प्रयोग में आता है या फिर विशिष्ट कार्यों को संपादित करता है। तो दो तत्व हो गए, एक सामान्य कार्यों में जो बुद्धि काम आ रही है वो बुद्धि का सामान्य तत्व, दूसरा विशिष्ट कार्यों में जो बुद्धि काम आ रही है वो बुद्धि का विशिष्ट तत्व। अब देखो और क्या कहते हैं स्पीयरमैन? ये कहते हैं कि जो सामान्य तत्व होता है, सामान्य कारक होता है, इसको हम जी फैक्टर कह सकते हैं। जी से हो गया जनरल, जी फैक्टर। और जो विशिष्ट है उसको कह सकते हैं स्पेशल फैक्टर, एस फैक्टर भी उसको कहा जाता है। अब ये कहते हैं कि जो सामान्य फैक्टर होता है, जी फैक्टर होता है, वो व्यक्ति में जन्मजात होता है और समस्त कार्यों को संपादित करता है। लेकिन जो विशिष्ट फैक्टर होता है, जो विशिष्ट तत्व होता है, स्पेशल एलिमेंट या फैक्टर होता है, वो व्यक्ति के द्वारा अर्जित किया जाता है। क्या होता है? अर्जित किया जाता है। और अर्जन करने से व्यक्ति में विशिष्ट योग्यताएं आती हैं। जैसे सचिन तेंदुलकर जन्म से बहुत अच्छा क्रिकेटर नहीं था, पैदाइशी जन्मजात उसमें क्रिकेट नहीं था, उसने लगातार मेहनत की, सीखा, स्किल को प्राप्त किया, तो ये जो क्रिकेट खेलने का गुण सचिन तेंदुलकर साहब में आ गया, ये क्या है? ये उनकी विशिष्ट योग्यता है।
और इस कार्य को हासिल करने के दौरान बुद्धि का जो तत्व काम आया वो है विशिष्ट बुद्धि, ऐसा मानना है स्पीयरमैन का। ठीक है सर। लता मंगेशकर जी की बात करें, उनको गाने का बहुत बड़ी उपलब्धि उनके पास में है, बहुत बड़ा अचीवमेंट उनके पास में है, गॉड गिफ्टेड है, ईश्वर ने उनको प्रदत्त किया है। लेकिन उसको डेवलप करने के दौरान, उसको विकसित करने के दौरान, किस गाने को कैसे गाना है, क्या उसकी लय ताल टोन होगा, ये सब करने के दौरान उन्होंने जिस बुद्धि का इस्तेमाल किया वो बुद्धि कहलाती है विशिष्ट बुद्धि। तो सामान्य बुद्धि जो सामान्य कामों को संपादित करती है, विशिष्ट बुद्धि जो विशिष्ट योग्यताओं को, क्षमताओं को, कार्यों को संपादित करती हैं। इसीलिए बुद्धि में दो तत्वों को स्वीकार किया गया। समझते हैं एक बार। स्पीयरमैन के अनुसार व्यक्ति की बुद्धि में दो तत्व पाए जाते हैं, 2 एलिमेंट्स पाए जाते हैं। और क्योंकि दो तत्व हैं इसलिए इसको नाम क्या रख दिया, राजतंत्रीय सिद्धांत भी इसको कहा गया। जहां एक ही तत्व था वो तो हो गया निरंकुशतावादी सिद्धांत, जहां दो तत्व हैं वो हो गया राजतंत्रीय सिद्धांत। आपको याद रखना है। अब देखो दो तत्व में पहला कौन सा है भाई, इसमें पहला तत्व है सामान्य तत्व, इसको कहते हैं इंग्लिश में जनरल एलिमेंट। क्या कहेंगे, जनरल एलिमेंट या फिर जनरल फैक्टर, GENARAL, जनरल फैक्टर। अब जी से हमने क्या ले लिया, जनरल से ले लिया हमने जी, तो क्या हो गया, ये जनरल फैक्टर हो गया। सामान्य तत्व इसको कहा जाता है। अब सामान्य तत्व है वो क्या करता है, देखो बुद्धि के द्वारा किए जाने वाले सभी कार्यों में ये विद्यमान होता है, सभी कार्यों में विद्यमान होता है। सभी व्यक्तियों में कार्य करने की एक सामान्य योग्यता होती है। वो सामान्य योग्यता क्या है, वो सामान्य फैक्टर है, जनरल फैक्टर है। अतः प्रत्येक व्यक्ति कुछ सीमा तक प्रत्येक कार्य कर सकता है, ऐसा कहना है स्पीयरमैन का कि सामान्य बुद्धि सभी व्यक्तियों में पाई जाती है। इस सामान्य बुद्धि को व्यक्ति अपने हर कार्यों में प्रयुक्त करता है। इसलिए कोई भी व्यक्ति या फिर सभी व्यक्ति, कुछ काम ऐसे हैं जिनको हर कोई कर लेता है, हर व्यक्ति कर पाता है। तो स्पीयरमैन कहते हैं कि जो काम सभी व्यक्तियों के द्वारा किए जा रहे हैं वह उनकी सामान्य बुद्धि से संपादित हो रहे हैं। बात करते हैं साथियों अगले तत्व की, जो स्पीयरमैन ने दूसरा तत्व कहा है जिसका नाम है विशिष्ट तत्व, स्पेशल एलिमेंट, स्पेशल फैक्टर, स्पेशल। तो स्पेशल का हमने क्या ले लिया, एस ले लिया, इसलिए क्या बन गया, एस फैक्टर हो गया, विशिष्ट तत्व हो गया। क्या कहते हैं स्पीयरमैन इसके बारे में, भिन्न भिन्न प्रकार की विशिष्ट क्रियाओं में भिन्न भिन्न प्रकार के विशिष्ट कारकों की आवश्यकता होती है। जैसे आप रीट की तैयारी कर रहे हैं साथियों, तो जब आप मेरे साथ सीडीपी पढ़ रहे हैं तो सीडीपी सीखने के दौरान एक विशिष्ट तत्व, इसके बाद मान लीजिए आप मैथमेटिक्स सीखते हैं तो मैथमेटिक्स सीखने के दौरान विशिष्ट मैथमेटिक्स वाला बुद्धि का तत्व हो गया। ऐसे ही उसके बाद आप हिंदी सीखते हैं और कोई जीके सीखते हैं तो हर विषय को सीखने के दौरान अलग अलग प्रकार की विशिष्ट बुद्धि का इस्तेमाल हो रहा है। ऐसा अलग अलग विषयों के साथ व्यक्ति की विशिष्ट बुद्धि काम आ रही है तो क्या कहेंगे, ये होगी उसकी विशिष्ट बुद्धि। इसके अलावा आप उठने से लेकर सोने तक जो दैनिक काम करते हैं, जिसको आप भी कर रहे हैं, आपके पेरेंट्स भी कर रहे हैं, आपकी फैमिली भी कर रही है, तो वो सामान्य काम जिसको सारे लोग कर रहे हैं, स्पीयरमैन के अनुसार वो तो हो गई सामान्य बुद्धि। आप रीट की तैयारी करने के दौरान जो विभिन्न विषयों को सीख पा रहे हैं तो ये हो गई आपकी विशिष्ट बुद्धि। एक और बिंदु देखिए, ये विशिष्ट कारक भिन्न भिन्न व्यक्तियों में भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, इसी के चलते व्यक्तिक विभिन्नताएं पाई जाती हैं। पीछे याद करो, हमने जब पीछे इंडिविजुअल डिफरेंसेस वाला टॉपिक पढ़ा था, हमने वहां डिस्कशन किया था कि बुद्धि भी व्यापक विभिन्नताएं पैदा करती हैं। बुद्धि अपनी मात्रा के आधार पर विभिन्नताएं पैदा करती हैं, बुद्धि अपनी क्षमताओं के आधार पर विभिन्नताएं पैदा करती हैं। तो स्पीयरमैन क्या कहते हैं कि हर व्यक्ति में ये जो विशिष्ट कारक होता है, स्पेशल एलिमेंट होता है, ये एक जैसा नहीं होता। जैसे आप में से कुछ साथी हैं जिनको सीडीपी बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छे मार्क्स उनके सीडीपी में आते हैं, लेकिन कुछ की हिंदी बहुत अच्छी है, हिंदी में उनको बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, कुछ का जीके बहुत अच्छा है, जीके में उनको बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं। तो क्या हो गया, जिसकी सीडीपी बहुत अच्छी वो उसकी विशिष्ट योग्यता हो गई, विशिष्ट बुद्धि हो गई, जो सीडीपी को सीखने में उसकी मदद कर रही है। हिंदी वाले की
विशिष्ट योग्यता क्या हो गई, उसको हिंदी सीखने वाली विशिष्ट बुद्धि उसमें हो गई। ऐसे जीके वाले में क्या हो गई, जीके सीखने वाली विशिष्ट बुद्धि इसमें हो गई। इसलिए तीन तरह के व्यक्तियों को, एक को सीडीपी ज्यादा अच्छी आती है, दूसरे को हिंदी ज्यादा अच्छी आती है, तीसरे को जीके ज्यादा अच्छी आती है। तो तीनों क्या हो गए, इंडिविजुअल डिफरेंसेस हो गए, तीनों में व्यक्तिगत विभिन्नता आ गई, क्योंकि ये विशेष बुद्धि है जो विभिन्नता ला रही है। इसके संबंधित कारक को, इससे संबंधित तत्व को स्पीरमैन ने कह दिया विशिष्ट कारक या विशिष्ट तत्व। लेकिन आप तीनों ही साथी रीट की तैयारी कर रहे हैं, तीनों ही साथी रीट से संबंधित क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं, तीनों लिख पाते हैं, तीनों पढ़ पाते हैं, तीनों बोल पाते हैं, तीनों एग्जाम में बैठेंगे, तीनों का सिलेक्शन होगा। ये क्या हो गया, सामान्य बुद्धि हो गई। इस तरीके से क्या हो गया, विशिष्ट और सामान्य बुद्धि। और क्या अगला कथन है विशिष्ट के बारे में, स्पीरमैन कहते हैं कि जो विशिष्ट बुद्धि है वो अधिकतम 10 क्षेत्रों में विशिष्टता प्राप्त कर सकती है। बुद्धि के सामान्य कारक जन्मजात होते हैं, जबकि विशिष्ट कारक जो होते हैं वो अर्जित होते हैं, उनको हासिल किया जाता है। जैसे सिंपल समझो, मैंने अभी सचिन का एग्जांपल देकर आपको बताया, सिंपल अपने आप को लेके समझो। आप उठने के बाद सोने तक दैनिक गतिविधियां करते हैं, आप उठते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, कपड़े पहनते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, सामान्य व्यवहार की बातें करते हैं। दैनिक जीवन में बड़े आराम से आप हंसते खेलते हैं, सारी लाइफ बड़े मजे के साथ में चलती हैं। ये सब चीजें क्या है, ये सब चीजें हमने व्यवहार से सीखी, परिवेश से सीखी, लेकिन जन्मजात बुद्धि के द्वारा इनको आसानी से सीख लिया गया, या हमने कोई विशेष प्रयास नहीं किए। लेकिन इसी दौरान आप जब पढ़ना शुरू करते हैं, आपने पढ़ना सीखा, लिखना सीखा, आगे चल के आप में से किसी ने मैथमेटिक्स ली, वो इंजीनियरिंग में चला गया, किसी ने बायो ली, वो मेडिकल में चला गया, किसी ने आर्ट्स या ह्यूमैनिटी लिया, या जिसको एजुकेशन में आना है वो रीट की तैयारी कर रहा है, व्याख्याता की तैयारी कर रहा है। तो ये आप में जो इंजीनियरिंग की कैपेसिटी डेवलप हुई, मेडिकल की कैपेसिटीज डेवलप हुई, आपने ह्यूमैनिटी या आर्ट्स के जो सब्जेक्ट लिए, टीचिंग प्रोफेशन में आप आना चाहते हैं, तो ये मेडिकल की, इंजीनियरिंग की, टीचिंग की ये जो डिफरेंट क्षमताएं आ गई, विशिष्ट गुण और विशिष्ट योग्यताएं आ गई, ये जन्मजात नहीं थी। जन्मजात क्या थी, सामान्य चीजों को देखना, समझना, सीखना, ये तो जन्मजात था। लेकिन हमने मैथ से संबंधित कंटेंट को सीखा, बायो से संबंधित कंटेंट को सीखा, इधर टीचिंग से संबंधित कंटेंट को सीखा, तो ये क्या हो गई, विशिष्टता हो गई। इसीलिए स्पीरमैन कहते हैं कि सामान्य बुद्धि जो है वो जन्मजात होती हैं, और विशिष्ट बुद्धि जो है, या फिर बुद्धि का जो विशिष्ट कारक होता है, वो अर्जित किया जाता है। ठीक है सर, इसलिए हमने कह दिया अधिकांशतः इसमें अर्जित चीजों को, अर्जित योग्यताओं को, अर्जित विशिष्टताओं को शामिल किया जाता है। आगे चलते हैं साथियों बुद्धि के तीसरे सिद्धांत की ओर, जिसका नाम है त्रितत्व सिद्धांत। नाम से ही क्लियर है, एक तत्व हो गया जहां एक ही तत्व था, द्वि हो गए जहां दो थे, त्रि जहां पर तीन हो गए। तो क्या कहेंगे हम इसको, थ्री फैक्टर थ्योरी। किसकी, इंटेलिजेंस की। किसने दी साथियों, स्पीरमैन ने दी है। स्पीरमैन ने पहले बुद्धि में दो तत्व माने, आगे चल के उन्होंने संशोधन किया और उन्होंने कहा कि भाई सभी कार्य जो व्यक्ति के द्वारा होते हैं, उनमें से सभी कार्यों में तो सामान्य बुद्धि होती है, लेकिन विशिष्ट कार्यों में विशिष्ट बुद्धि होती है। लेकिन उन्होंने देखा कि कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिसमें विशिष्ट बुद्धि का इस्तेमाल कर रहे हैं, उस दौरान सामान्य बुद्धि भी काम करती है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, सामान्य कार्य करने के दौरान बुद्धि का सामान्य तत्व, सामान्य फैक्टर एक्टिव होता है, उसी के द्वारा कार्य संपादित होते हैं। लेकिन व्यक्ति जो विशिष्ट कार्य कर रहा है, विशिष्ट बुद्धि का इस्तेमाल कर रहा है, तो उसके साथ सामान्य बुद्धि भी तो है, सामान्य बुद्धि भी तो वहां पर है। तो अब क्या हो गया, बुद्धि का एक और तीसरा समूह हो गया, जिसमें सामान्य बुद्धि भी शामिल है और विशिष्ट बुद्धि भी शामिल है। जैसे दैनिक दिनचर्या की गतिविधियों को करने के दौरान सामान्य बुद्धि काम आ रही है, लेकिन जब आप रीट की तैयारी कर रहे हैं, रीट में सीडीपी में बहुत अच्छे मार्क्स लाने के लिए आप मेहनत कर रहे हैं, तब विशिष्ट बुद्धि के साथ सामान्य बुद्धि, पढ़ने, लिखने, सुनने, समझने की जो योग्यता है, वो भी तो काम आ रही है। तो अब क्या हो गया, एक समूह बन गया सामान्य बुद्धि का और विशिष्ट बुद्धि का। तो फिर कितने कारक हो गए, तीन कारक हो गए, एक सामान्य कारक, दूसरा विशिष्ट कारक और तीसरा इन दोनों से मिलकर बना समूह कारक। इस प्रकार स्पीरमैन ने आगे चल के अपने बुद्धि के सिद्धांत में भाई कितने कारक दे दिए, तीन कारक बता दिए, और उसी का नाम हो गया त्रितत्व। त्रितत्व या त्रिकारक या तीन कारक या थ्री फैक्टर या फिर थ्री एलिमेंट। कब दी, 1925 में।
देखो क्या कहते हैं, स्पीयरमैन ने अपने द्वितत्व सिद्धांत में संशोधन करते हुए समूह तत्व नामक, कौन सा, समूह तत्व नामक एक नवीन तत्व को जोड़ा जिसमें अनेक मानसिक योग्यताओं का समूह विद्यमान होता है। इस प्रकार अब कितने तत्व हो गए, 3 हो गए। पहला सामान्य तत्व, दूसरा विशिष्ट और तीसरा समूह है। इसको कह दिया ग्रुप फैक्टर। क्या कह दिया साथियों, ये हो गया हमारा ग्रुप फैक्टर या फिर ग्रुप एलिमेंट भी इसको कहा जाता है। ये हो गया आपका स्पेशल फैक्टर हो गया, और जो पहले वाला था वो हो गया हमारा जनरल फैक्टर। कौन सा सर, जनरल फैक्टर। तो जो जनरल फैक्टर था उसको हमने क्या नाम दिया था पीछे, उसको हमने नाम दिया था जी, स्पेशल वाले को नाम दिया था एस, और जो तीसरा ग्रुप हो गया उसको भी नाम क्या दे रहे हैं, उसको भी जी नाम दे रहे हैं। लेकिन यह ध्यान रखना है इसको समूह तत्व कहा जाता है। लेकिन बाय द वे आपसे पूछे कि जी फैक्टर, स्पीयरमैन का जी फैक्टर जो है वो किस बुद्धि संबंध रखता है, और वहां पर आंसर ऑप्शन आ जाए आपका सामान्य बुद्धि, विशिष्ट बुद्धि या समूह बुद्धि, तो आपको आंसर ग्रुप फैक्टर नहीं करना है, जनरल फैक्टर की बात करना है। ध्यान रखिए, क्योंकि स्पेशली जी जो है वो जनरल फैक्टर के लिए ही इस्तेमाल किया गया था। ग्रुप में भी जी आता है, लेकिन प्राथमिकता किसको देंगे हम, सामान्य तत्व को प्राथमिकता देंगे, जी फैक्टर को यहां पर प्रायोरिटी देंगे अगर ऐसा क्वेश्चन बन जाता है तो क्लियर हुआ साथियों। स्पीयरमैन ने 2 सिद्धांत दिए, पहला द्वितत्व का था जहां पर 2 तत्व मान रहे हैं बुद्धि में, तीसरा त्रितत्व का है जहां पर 3 तत्व मान रहे हैं। देखो एक और बिंदु क्या कहता है, समूह कारक स्वयं अपने आप में कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रखता, बल्कि विभिन्न विशिष्ट कारकों तथा सामान्य कारकों के मिश्रण से यह अपना समूह बनाता है। जैसा कि मैंने समझाया कि भाई कोई काम ऐसे भी तो हैं जहां केवल विशिष्ट बुद्धि ही अकेली इस्तेमाल नहीं हो रही और सामान्य बुद्धि ही अकेली इस्तेमाल नहीं हो रही, लेकिन दोनों का मिश्रण हो रहा है, तो दोनों से मिक्स होकर जो तीसरा समूह उन्होंने मान लिया उसको उन्होंने कह दिया समूह कारक। लेकिन क्योंकि अपने आप में अलग अकेला नहीं होता, इसलिए इसका क्या है, स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है। स्वतंत्र अस्तित्व किसका है, केवल 2 फैक्टर्स का माना है, एक जी फैक्टर का मान लिया और दूसरा इन्होंने एस फैक्टर का मान लिया। ये तो स्वतंत्र अस्तित्व रखते हैं, लेकिन जो समूह तत्व है वो स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रखता है। किस किस का मिश्रण है, विशिष्ट कारकों का, स्पेशल फैक्टर्स का और सामान्य कारकों का, जी फैक्टर्स का। जो समूह है वो क्या हो गया साथियों, समूह तत्व हो गया, ग्रुप फैक्टर हो गया या फिर समूह कारक हो गया। इन सिद्धांतों से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं मोस्ट प्रोबेबली किस सिद्धांत को किस व्यक्ति ने दिया, यहां से पूछा जाता है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से बनते हैं। कभी कभार इनसे जुड़े हुए सिद्धांतों की सूचना या तथ्य के बारे में पूछ लिया जाता है, जैसे द्वितत्व किसका था, एक तत्व किसका था, द्वितत्व में कौन कौन से 2 तत्वों की बात की गई थी, त्रितत्व में कौन कौन से 3 तत्वों की बात की गई थी। ये इस तरह के क्वेश्चन यहां से बन जाते हैं। अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चन यहां से बहुत कम बनते हैं। सिर्फ जो सूचनाएं हैं, इंफॉर्मेशन है, या फिर यूं कहें कि जो कंटेंट है, इस कंटेंट से जुड़े हुए क्वेश्चन ही यहां पर बनते हैं। बस जो मैं आपको बता रहा हूं ये इनफ है, इससे बाहर आने की कोई संभावना न के बराबर है, स्पेशली रीट में। तो आगे कभी जब हम व्याख्याता की बात करेंगे, सेकंड ग्रेड की बात करेंगे, वहां पर इससे और हम डेप्थ में जाएंगे साथियों। अभी बस इतना ही है, इससे ज्यादा डेप्थ में आपको सिद्धांतों में नहीं जाना। रीट में इससे बियॉन्ड पूछने की संभावना बहुत कम होती है, न के बराबर होती है। तो चलते हैं अगले सिद्धांत की ओर साथियों, जो हमारे बुद्धि का चौथा सिद्धांत है और इसका नाम है समूह तत्व का सिद्धांत। किसने दिया, ये दिया हमारे थर्स्टन ने। किसने सर, थर्स्टन ने दिया। और क्या नाम है, समूह तत्व, इंग्लिश में क्या कहेंगे, ग्रुप फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। थर्स्टन का मानना है भाई कि जो हमारी बुद्धि होती है उसमें अलग अलग 7 प्रकार की मानसिक योग्यताएं होती हैं, 7 प्रकार की आंतरिक क्षमताएं होती हैं। उनका जो समूह है, 7 प्रकार की मानसिक योग्यताओं का जो समूह है, जो ग्रुप है, वो मिलकर एक बुद्धि की संकल्पना को बनाता है या बुद्धि का निर्माण करता है। इसलिए जो बुद्धि है वो क्या है, समूहों का संगठन है या फिर 7 मानसिक योग्यताओं का समूह है, ग्रुप है। इसीलिए सिद्धांत को नाम दे दिया समूह कारक सिद्धांत, समूह तत्व सिद्धांत या ग्रुप फैक्टर ऑफ इंटेलिजेंस। किसने दिया साथियों, थर्स्टन ने।
और ये जो इनकी 7 मानसिक योग्यताएं हैं, इनको उन्होंने कहा प्राथमिक मानसिक योग्यताएं। देखिए, प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का सिद्धांत भी इसको कहा जाता है, क्योंकि प्राथमिक मानसिक योग्यताएं जो हैं इसको इन्होंने 7 प्रकार का कहा। और इनका कहना है कि ये 7 प्रकार की जो मानसिक योग्यताएं हैं ये मोस्टली सभी व्यक्तियों में पाई जाती हैं और इनसे मिलकर संपूर्ण बुद्धि का निर्माण होता है। देखो क्या कहते हैं थर्स्टन के समूह कारक सिद्धांत के अनुसार बुद्धि न तो सामान्य कारकों का प्रदर्शन है, न ही विभिन्न विशिष्ट कारकों का है, अपितु इसमें कुछ ऐसी निश्चित मानसिक क्रियाएं होती हैं जो सामान्य रूप से मूल कारकों में सम्मिलित होती हैं। ये मानसिक क्रियाएं समूह का निर्माण करती हैं जो मनोवैज्ञानिक एवं क्रियात्मक एकता प्रकट करते हैं। क्या कहते हैं ये? जो पीछे हमने एक तत्व की बात की अल्फ्रेड बिने की, फिर हमने 2 तत्वों की बात की स्पीयरमैन की, फिर हमने 3 तत्वों की बात की, तो थर्स्टन क्या कहते हैं कि बुद्धि ना एक तत्व होती है, ना 2 तत्व होते हैं, या ना ये सामान्य होती है, या ना ये विशिष्ट होती हैं, जबकि कैसी होती हैं? विभिन्न विभिन्न प्रकार के मानसिक योग्यताएं होती हैं और उन मानसिक योग्यताओं का संगठन जो है, समूह जो है, वो मिलकर बुद्धि का निर्माण करता है। और इन प्रारंभिक मानसिक योग्यताओं को क्या नाम दे दिया? प्राथमिक विशिष्टताएं, प्राथमिक योग्यताएं इन्होंने नाम दे दिया। साथियों आगे चलते हैं, क्या कहते हैं ये? थर्स्टन ने यह स्पष्ट किया कि बुद्धि कई प्रकार की योग्यताओं का मिश्रण है जो विभिन्न समूहों में पाई जाती हैं। कई प्रकार की योग्यताओं का मिश्रण है जिससे मिलकर एक समूह बनता है। अब ये जो योग्यताएं हैं कितने प्रकार की हो गई? 7 प्रकार की हो गई। याद रखना है थर्स्टन ने बुद्धि में कितने प्रकार की मानसिक योग्यताएं बताई साथियों? तो 7 टाइप्स ऑफ मेंटल एबिलिटीज, मेंटल कैपेसिटीज किसने दे दी? थर्स्टन ने। किसमें? बुद्धि में। और क्या कहते हैं? ये 7 मिलकर समूह का निर्माण करती हैं और ये समूह ही बुद्धि होती हैं। अब देखो जो 7 हैं वो कौन कौन सी हैं? इनमें से पहली है साथियों शब्द योग्यता। शब्द योग्यता या फिर शब्द प्रवाह भी इसको कहा जाता है। वर्बल एबिलिटी, शाब्दिक योग्यता भी इसको कहा जाता है। अब देखो नाम से ही क्लियर है, जहां शब्द की बात हो रही है, जहां वर्बल की बात हो रही है, तो शब्दों से संबंधित समस्त संकल्पनाओं को जानना, समझना, स्वीकार करना, स्मृति में बनाना, उनसे संबंधित मानसिक क्रिया को संपादित करना, इस तरह की बुद्धि को कह दिया, इस तरह की मानसिक योग्यता को कह दिया शब्द योग्यता या फिर शब्द प्रवाह, वर्बल एक्टिविटी। शब्दों का प्रवाह तथा नम्यता के साथ उपयोग कर लेना। इस एक लाइन के अलावा काफी बियॉन्ड में इसके काफी चीजें छुपी हुई हैं। शब्दों से संबंधित समस्त कार्यों को संपादित करना, शब्दों को सुनना, उनको समझना, समझकर बोलना, किसको क्या बोलना है, किसको क्या नहीं बोलना, इन सारी चीजों से संबंधित जो क्षमता होती है, जो योग्यता होती है साथियों, उसको स्टर्न ने कह दिया वर्बल एबिलिटी, शाब्दिक योग्यता या फिर शब्द योग्यता। जैसे कई बार कहते हैं कि शब्दों का फेर होता है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो व्यक्ति को सबके लिए पसंदीदा बना देते हैं और वहीं कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो पसंदीदा बनाने की बजाय जूते खाने की स्थिति पैदा कर देते हैं। तो कहाँ कौन सा शब्द बोलना है, किसका क्या इफेक्ट होगा, किसने क्या कहा, क्या नहीं कहा, मुझे क्या करना है, जो लिखा है उसमें लैंग्वेज क्या है, कौन से शब्द हैं, कुल मिला के शब्दों से संबंधित समस्त व्यवहार को समझने की, जानने की, सीखने की योग्यता, क्षमता को कहा जाता है भाई शब्द योग्यता या फिर वर्बल एबिलिटी। अभी आप मेरे साथ रीट सीख रहे हो, सीडीपी सीख रहे हो, रीट की तैयारी कर रहे हो, मेरे शब्दों को समझना और उनको कंटेंट के साथ में जोड़ना, कौन सी योग्यता हो गई? ये हो गई आपकी वर्बल एबिलिटी। बात करते हैं दूसरी योग्यता की। साथियों दूसरी योग्यता जिसको नाम दिया है स्टर्न ने अंक योग्यता, संख्यात्मक योग्यता, मैथमेटिकल एबिलिटी या न्यूमेरिकल एबिलिटी। तो न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करें, अंक योग्यता की बात करें तो बहुत सीधी सी बात है, इस वर्ड से ही क्लियर हो रहा है। विभिन्न अंकों से संबंधित, संख्याओं से संबंधित, गणितीय संक्रियाओं से संबंधित जो योग्यता होती है, मानसिक योग्यता होती है, उसको इन्होंने नाम दे दिया क्या? अंक योग्यता या फिर संख्यात्मक योग्यता। ठीक है सर। संख्यात्मक तथा अभिकल्पनात्मक कार्यों को गति देना एवं परिशुद्धता से करने की कुशलता या कौशल। अभिकल्पनात्मक का मतलब हो गया हाइपोथेटिकल,
इंग्लिश में कहेंगे हम इनको हाइपोथेटिकल। हम किसी भी काम को करने से पहले उस काम के परिणामों के बारे में सोचते हैं, उन परिणामों को हमारे अनुसार लाने के लिए एक निश्चित प्रोसेस या प्रक्रिया की बात करते हैं और ऐसा सोचते हैं, विचार करते हैं, उसके बाद फिर उस काम को हम अंजाम देते हैं। तो किसी काम को करने से पहले उसके परिणामों के बारे में एक अनुमान लगा लेना, कल्पना कर लेना, उन परिणामों को लाने के लिए प्रोसेस की कल्पना कर लेना, मान लेना, बना लेना, ऐसा मान लेना कि मैं ऐसे करूंगा तो ऐसे होगा, इस तरह की योग्यता को कहा जाता है अभिकल्पनात्मक योग्यता। तो हम जितने भी काम करते हैं साथियों, उन सारे के सारे कामों में मोस्ट प्रोबेबली इस योग्यता का बहुत इस्तेमाल होता है, अभिकल्पनात्मक हाइपोथेटिकल एबिलिटी का। कैसे? अभी आप सोच रहे हैं कि अगर हम रीट में सीडीपी को बहुत ठीक से समझेंगे, जानेंगे, बार बार इसको रिपीट करेंगे, इसके क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे, जो टेस्ट सीरीज है उनको हम उसमें हम शामिल होंगे, तो इससे क्या होगा, हम क्वेश्चन को समझ पाएंगे तो ठीक से आंसर कर पाएंगे, और ठीक से आंसर कर पाएंगे तो रीट में हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, और रीट में सिलेक्शन हो जाएगा तो हम शिक्षक बन जाएंगे। तो शिक्षक बनने के लिए अभी जो प्रोसेस चल रहा है, उस प्रोसेस का परिणाम हमारी सफलता होगा। इस तरीके से मस्तिष्क में सोचने की जो क्षमता है, क्रिया है, उसको कहा जाता है हाइपोथेटिकल, अभिकल्पनात्मक। तो संख्याओं से जुड़े हुए तथा अभिकल्पनाओं से जुड़े हुए कार्यों को गति देना, अंजाम देना, तथा परिशुद्धता का मतलब होता है जो हम जानते हैं उसको और ज्यादा अच्छे स्तर पे जानना और ठीक तरह से जानना और समझना कहलाता है परिशुद्धता। जैसे एक बच्चे को 1 से लेकर 10 तक के अंकों का ज्ञान है, वही बच्चा आगे चल के उन 1 से लेकर 10 तक अंकों के माध्यम से 1 से लेकर 100 तक की गिनती सीख जाता है, जोड़ की संक्रिया सीख जाता है, गुणा भाग की संक्रिया सीख जाता है, विभिन्न अंकों संबंधी योग्यताओं प्रक्रियाओं को समझ जाता है, तो हम क्या कहेंगे, ये उसके द्वारा 1 से 10 तक सीखे गए अंकों में परिशुद्धता आ रही है और हाई लेवल पे और बेटर लेवल पे ठीक तरीके से व्यक्ति समझ रहा है। इसको कहते हैं मैथमेटिकल एबिलिटी, न्यूमेरिटिकल एबिलिटी, हिंदी में कहेंगे अंक योग्यता या संख्यात्मक योग्यता। तो साथियों, 2 तरह की योग्यताएं हो गई। पहली कौन सी? शब्दों से संबंधित, दूसरी अंकों से संबंधित। अब बची कितनी? 5। तो बात करते हैं थर्स्टन के द्वारा प्रतिपादित प्राथमिक मानसिक योग्यताओं में से तीसरी मानसिक योग्यता का। उसका नाम है वाक योग्यता, वाचिक बोध, वर्ड फ्लुएंसी। देखिए बहुत सिंपल सी बात है। वाक का मतलब हो गया हमारे द्वारा बोली गई चीजें, ऐसे ही किसी दूसरे के व्यक्ति के द्वारा बोली गई चीजें, वो सब जो वचन से संबंधित हैं, वाक से संबंधित हैं, वो सारी की सारी। यहां पर क्या है? शब्दों, संप्रत्यों तथा विचारों के अर्थों को समझना। जैसे कोई भी व्यक्ति है जिसने हमसे कोई बात कही, हम उसकी बात को समझ पाए कि नहीं समझ पाए, क्या कहना चाहता है उसका सही अर्थ निकाल पाए कि नहीं निकाल पाए, उसके बाद हमने उससे संबंधित क्या विचार बनाया और उसको किस प्रकार सामने वाले तक पहुंचाना है, हमारे विचारों को किन शब्दों के द्वारा पहुंचाना है, किस तरीके से पहुंचाना है, जो हम चाहते हैं कहना, क्या इसी अर्थ में वह समझ पाया? अगर ऐसा हुआ तो हम कहेंगे यह हमारी वाचिक योग्यता हो गई कि हमने सामने वाले के व्यवहार को जो वचनों के द्वारा है, शब्दों के द्वारा है, विचारों के द्वारा है, संप्रत्तियों के द्वारा है, उसको जान लिया, समझ लिया, सही व्याख्या कर ली, तथा हमने अपने विचारों को, अपने ज्ञान को, अपनी सूचनाओं को, इंफॉर्मेशन को प्रॉपर तरीके से सामने वाले तक भी पहुंचा दिया। इस तरह की एबिलिटी को कहा जाता है साथियों वर्ड इन्फ्लुएंसी, वर्ड फ्लुएंसी, जो हमारे थर्स्टन के द्वारा प्रतिपादित बुद्धि की प्राथमिक मानसिक योग्यताओं में से तीसरे नंबर की मानसिक योग्यता है। बात करते हैं चौथी मानसिक योग्यता की। थर्स्टन कहते हैं चौथी मानसिक योग्यता जो है उसका नाम है तर्क योग्यता या आगमनात्मक तर्कना, लॉजिकल फ्लुएंस। तर्क योग्यता का मतलब क्या हो गया साथियों? किसी भी काम को करने से पहले, किसी भी बात को स्वीकार करने से पहले हम तर्क वितर्क करते हैं कि मुझे मानना है कि नहीं मानना, मानना है तो क्यों मानना है, और नहीं मानना है तो क्यों नहीं मानना है। आपने
सीडीपी में क्वेश्चन को पढ़ा और क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आप बोलते हैं इसका आंसर ए भी हो सकता है और डी भी हो सकता है, बी और सी तो नहीं होंगे, तो बिल्कुल रिलीवेंट नहीं है। अब ए हो सकता है, बी हो सकता है। अब आप ए और बी में से चुनना चाहते हैं एक को। जब एक को चुनना चाहते हैं तो अब आपके मस्तिष्क में एक को चुनने के लिए जो मेंटल प्रोसेस शुरू होगा, मानसिक प्रक्रिया शुरू होगी, उसका संबंध होगा तर्क के साथ, लॉजिक के साथ। आप कहेंगे ए हो सकता है, इसीलिए हो सकता है 2-3 तर्क आपके मस्तिष्क में आएंगे। फिर आप डी पर जाएंगे, अच्छा डी भी हो सकता है, लेकिन इसमें केवल एक ही तर्क लागू होता है, बाकी 3 बातें लागू नहीं हो सकती हैं। आप फिर एक को देखेंगे, यहां पर कोई ऐसा तर्क नहीं मिल रहा जो इसको आंसर होने से रोकता हो। आप फिर डी को देखेंगे तो डी को देखते हैं, हाँ ये 2-3 कारण हैं जिससे डी नहीं हो सकता। तो ए के साथ नहीं होने का कोई कारण नहीं था, लेकिन डी के साथ नहीं होने का 2-3 कारण है। अब आंसर क्या रह गया आपके पास? डी भी कैंसिल हो गया, ए रह गया। तो आपने चारों में से अपने तर्क के द्वारा ए को चुना और ओमार में सी ने भर दिया और बोर्ड ने उसको सही कर दिया। तो यह योग्यता कहलाएगी भाई तर्क योग्यता, लॉजिकल फ्लुएंस। आपने कहा कि 2 और 2 4 होते हैं, वो तो ठीक है, लेकिन क्यों होते हैं? आपने कहा 2 जो अंक हैं इसकी वैल्यू 2 होती है, ऐसे 2 अंक की वैल्यू 2 होती है, दोनों को साथ मिला दिया तो वैल्यू क्या हो गई? नए अंक की 4 हो गई। ये क्या हो गया? साथ मिला दिया इसलिए वैल्यू बढ़ गई। दैट इज लॉजिक। ये होता है लॉजिक। बिना लॉजिक के हम सीखने सिखाने संबंधी किसी भी कार्य को प्रॉपर तरीके से मस्तिष्क में संरचित नहीं करते। अगर हमने बिना तर्क के किसी चीज को सीख लिया तो वो रटना कहलाएगा। वो रटना है, केवल स्मृति में स्वीकार कर लेना है, स्मृति में बना लेना है। लेकिन जब भी समझ संबंधी क्वेश्चन वहां से पूछ लिया तो फिर वो जो रटना है, वो जो समझ है, वो फेल हो जाती है और आंसर्स गलत हो जाते हैं। स्पेशली हमारे सब्जेक्ट में कई लोग बोलते हैं, बोले सर मुझे कहीं से पूछ लो, मुझे पूरा का पूरा आता है, आपका सीडीबी मुझे बहुत अच्छे से आता है, पूरे मार्क्स मुझे आने वाले हैं, लेकिन जब एग्जाम में बैठते हैं तो पता लगता है वो 50% भी टच नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? वो कहता था मुझे सब आता है, तो जो कॉपी उसके पास थी नोट्स की या जो कोई किताब पर्टिकुलर उसने चूज की थी, उसके कंटेंट को पूरे को उसने याद तो कर लिया, रट तो लिया, स्मृति में तो डाल लिया, लेकिन कौन सा कंसेप्ट किस तरीके से काम करता है, ऐसे काम करता है तो क्यों काम करता है, इस तरह के तर्क वितर्क उसमें नहीं बने। इसीलिए जो कंटेंट वाले क्वेश्चन पूछे गए थे वो तो सही हो गए 50% तो, लेकिन जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे, अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चन थे, जहां पर लॉजिक की आवश्यकता होती है, तर्क लगाने पड़ते हैं, वो सही नहीं हो पाए। तो साथियों, तर्क का विकसित होना बहुत जरूरी है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो हमारी 7 प्रकार की प्राथमिक योग्यताओं में से हमारी कौन सी हो गई? चौथे नंबर की होगी तर्क योग्यता। बात करते हैं, अच्छा इसी का दूसरा नाम क्या है? आगमनात्मक तर्कना। आगमनात्मक तर्कना क्या होती है? दिए गए तथ्यों से सामान्य नियमों को उत्पन्न करना। 2 तरह के होते हैं ये प्रोसेस लॉजिक के। तर्कना को 2 तरह का होता है, एक आगमनात्मक, एक निगमनात्मक। निगमनात्मक में क्या होता है? दिए गए नियम या सिद्धांत के आधार पर तथ्य या व्याख्याएं करना होता है निगमनात्मक, और विभिन्न तथ्यों और व्याख्याओं और सूचनाओं से कोई नियम या सिद्धांत की तरफ आना होता है आगमनात्मक। ठीक है, तो ये हमारी मानसिक योग्यताओं में से चौथे नंबर की मानसिक योग्यता है थर्स्टन के अनुसार। बात करें 5वीं की, प्रत्यक्षीकरण की योग्यता, परसेप्चुअल एबिलिटी। प्रत्यक्षीकरण हमने पीछे पढ़ा था, हम यूनिट 1 जब पढ़ रहे थे। ज्ञानेंद्रियों के द्वारा बाहरी वातावरण की सूचनाओं को प्राप्त करके मस्तिष्क को पहुंचना होता है संवेदना। मस्तिष्क इस संवेदनाओं को प्राप्त करके इसकी व्याख्या करता है, समझ बनाता है और अर्थ प्रदान करता है। तो इन संवेदनाओं की व्याख्या करना, समझना, अर्थ प्रदान करना, यह मानसिक प्रक्रिया कहलाती है प्रत्यक्षीकरण। तो 5वें नंबर की जो प्राथमिक योग्यता है थर्स्टन के अनुसार बुद्धि में, वो कौन सी है? प्रत्यक्षीकरण की योग्यता। बात करें नंबर 6 की, देशिक योग्यता, स्पेशियल एबिलिटी। दोस्तों, स्पेशियल एबिलिटी या देशिक योग्यता का मतलब हो गया विभिन्न स्थानों से संबंधित कॉन्सेप्ट मस्तिष्क में बनाना। क्या? विभिन्न स्थानों से संबंधित, दिशाओं से संबंधित, नक्शों और पैमानों और चित्रों से संबंधित कॉन्सेप्ट को मस्तिष्क में बनाना कहलाता है स्पेशियल एबिलिटी। देखो कैसे, जैसे आप मान लीजिए
ताजमहल देखने गए, ताजमहल देखकर आए, वापस आने के बाद आपको आपके साथियों ने पूछा भाई ताजमहल कैसा है, क्या देखा आपने, क्या क्या चीजें वहां पर थी, तो आपके ब्रेन में उस ताजमहल जो स्थान है, जो आपका मोनूमेंट है, उस स्थान के बारे में, उस मोनूमेंट के बारे में, उसके 3D 4D डायमेंशंस के बारे में, वहां की सिचुएशन के बारे में जो मैप बना है, जो कॉन्सेप्ट बना है, उसको कहा जाता है बेसिक योग्यता। आप कहेंगे इस तरीके से बड़ी बिल्डिंग है, बहुत सुंदर बिल्डिंग है, वो दाएं से जाते हैं, बाएं तरफ निकलते हैं, आगे ये रास्ता है, जाएंगे तो दाएं हाथ पे आएगी, बाएं हाथ पे आएगी, इस तरह की जो संकल्पनाएं हैं वो कहलाती हैं साथियों बेसिक योग्यता, स्पेशियल एबिलिटी। आपको फिर बोलते कि नहीं हमारे समझ में नहीं आया, एक काम करो हमें और ठीक से समझाओ। आप कहते अच्छा एक कागज लेके आ, मैं बताता हूं तेरे को कैसे कैसे ताजमहल है। आपने कागज मंगवाया और तुरंत समझाया कि देखो ये आगरा है, फिर आगरा में यहाँ यूं जाएंगे तो यहाँ पर ये यमुना रिवर है और यमुना नदी किनारे ये ताजमहल है, और देखो इस तरफ से इसका मुंह इसकी तरफ है, और ये बिल्डिंग ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, ऐसे हैं, ट्रीज हैं, ये गार्डन्स हैं। आपने कागज पर सबको बना के बता दिया, और फिर जो सुनने वाला था उसको समझ में आ गया कि हाँ यार ऐसे ही है। तो आपने उस चीज को जो वहां पर देखा था एक कॉन्सेप्ट के रूप में मस्तिष्क में बना लिया, सृजित कर लिया, और उसको किसी को शेयर भी कर दिया। तो यह जो योग्यता हुई साथियों इसको कहा जाता है बेसिक योग्यता, स्पेशल एबिलिटी। स्थान को मानचित्र के साथ, चित्र के साथ या फिर इमेजिनेशन के साथ बना लेने की योग्यता। प्रतिरूपों तथा रचनाओं का मानस प्रत्यक्षीकरण कर लेना। मानस प्रत्यक्षीकरण का मतलब क्या, मस्तिष्क में चीजों को रचित कर लेना, मस्तिष्क में उनको हूबहू समझ बना लेना, संवेदनाओं के माध्यम से जो प्रतीत होता है। अंतिम योग्यता की बात करें साथियों, यह है स्मरण या स्मृति योग्यता। इंग्लिश में कहेंगे मेंटल पावर। क्या होता है मेंटल पावर? स्मरण का मतलब क्या, चीजों को याद कर लेना। तो याद करने का मतलब क्या हो गया, आपने बुद्धि की परिभाषाओं को याद कर लिया, रट लिया पूरी तरह से। अब किसी ने पूछा भाई बताओ टर्मन के अनुसार बुद्धि क्या है, थोंडाई के अनुसार क्या है, बिने के अनुसार क्या है, तो आप तुरंत फटाफट उसको बोल देते हैं। तो यह जो योग्यता है वह कहलाती है स्मृति या फिर स्मरण योग्यता, मेंटल प्रोसेस। सूचनाओं को पुनः स्मरण में परिशुद्धता, मतलब जो सूचनाएं आपने मस्तिष्क में बना ली हैं, मेमोरी में इकट्ठी कर ली हैं, इससे संबंधित जो योग्यता है वह कहलाती है स्मरण स्मृति योग्यता। हम इसको बार बार रिपीट भी करते रहते हैं तो यह स्थायी हो जाती हैं, और जब इसके साथ तर्क लगा देते हैं, लॉजिक लगा देते हैं, तो समझ का हिस्सा बन जाती है। तो साथियों इस प्रकार थर्स्टन ने जो बुद्धि है उसको 7 प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का समूह कहा है। इसीलिए इसके सिद्धांत को समूह कारक या समूह तत्व सिद्धांत भी कहा जाता है। आपको 7 मानसिक योग्यताओं का नाम ध्यान रखना है, इनका एक्सप्लेनेशन क्या है मैंने आपको समझा दिया है। एग्जैक्ट लाइंस में इनकी व्याख्या हम नहीं लिख सकते हैं, समझ का हिस्सा बनाना है, क्योंकि पता नहीं किस लैंग्वेज में वहां पर वो आपसे पूछ सकता है। वहां पर एक सिचुएशन आपको दे सकता है और सिचुएशन में कह सकता है कि इस परिस्थिति में किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा कौन सी बुद्धि या कौन से कारक की बात की जा रही है। जैसे वो कह दें कि 2 दोस्त आपस में बात कर रहे हैं और बात करने के दौरान दोनों दोस्त एक दूसरे की बातों को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और हंसी मजाक के साथ उनमें बहुत अच्छे तरीके से कम्युनिकेशन बन रहा है। कौन सी बुद्धि? तो फिर आपको सोचना है कि इन 7 योग्यताओं में से कौन सी बुद्धि की बात हो रही है। अंकों की बात हो रही है, शब्दों की बात हो रही है, वाचिक की बात हो रही है, या फिर किसी तर्कना की बात हो रही है। तो आपको उस सिचुएशन के हिसाब से समझकर डिसाइड करना पड़ेगा कि ये तो वाचिक योग्यता की बात हो रही है, वाचिक योग्यता की बात हो रही है, वर्बल एबिलिटी की बात हो रही है। तो फिर वहां पर आप क्या करेंगे, उस ऑप्शन को चुन लेंगे जो संबंधित है। तो कई बार सिचुएशन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिया जाता है। आगे चले साथियों अगले सिद्धांत की ओर, जिसका नाम है बहुतत्व या बहुकारक सिद्धांत। बहु का मतलब जहां बहुत सारे हैं। समूह में तो क्या है, पता है संख्या का कि इतनी संख्या मिलकर समूह बन गया है, वो तो समूह हो गया। लेकिन बहु में संख्या क्या नहीं पता नहीं कितने हैं, 5 हैं, 7 हैं, 10 हैं, 20, हमें नहीं पता। लेकिन बहुत सारे कारक हैं, इसलिए क्या कह दिया, बहुकारक। बहुत सारे तत्व, इसलिए बहुतत्व। इंग्लिश में क्या हो जाएगा भाई, मल्टी फैक्टर। वहां तो ग्रुप फैक्टर था, समूह था 7 का, लेकिन यहां मल्टी, हमें नहीं पता कितने फैक्टर्स हैं। कौन देते हैं ये सिद्धांत? ये सिद्धांत भाई थॉर्नडाइक का। किसका सिद्धांत है? थॉर्नडाइक का सिद्धांत है। इन्होंने 1966 में इसको दिया। थॉर्नडाइक क्या कहते हैं
किसी भी व्यक्ति की बुद्धि जितने कार्य करती है उसकी बुद्धि में उतने ही तत्व पाए जाते हैं। थॉर्नडाइक कहते हैं कि व्यक्ति उठने से लेकर सोने तक और अपने संपूर्ण जीवन में दुनिया भर के काम करता है, विभिन्न काम करता है। इन विभिन्न कामों में, दुनिया भर के कामों में, दुनिया भर की बुद्धि, दुनिया भर की मानसिक योग्यताएं, दुनिया भर के विभिन्न तरीके के तत्व और कारक काम आते हैं। तो साहब ये सारे ही मिलके बुद्धि हैं। क्या है? ये सारे के सारे तत्व, सारे के सारे कारक जो व्यक्ति के द्वारा किए जाने वाले सारे कामों में काम आते हैं, ये सारे मिलके क्या है? यही मिलके बुद्धि हैं। सब मिलके एक संगठन के रूप में काम करते हैं, इसलिए बहु तत्व बहु कारक इसको नाम दे दिया गया। अच्छा, आगे देखो क्या कहते हैं थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने इस सिद्धांत की तुलना बालू के ढेर से की है। किससे की भाई? बालू के ढेर से की है। देखो बालू के ढेर का मतलब क्या हो गया? बालू का मतलब वो बजरी जो हम नदी में इकट्ठी होती हैं। अब उस नदी, उस बजरी में, उस बालू में क्या हो जाता है, उस सोइल में क्या हो जाता है कि लगातार पानी से छनते वो इक्वल से उसमें एलिमेंट बन जाते हैं, एक जैसे बन जाते हैं। आपने मान लीजिए एक बालू का ढेर देखा, उस ढेर में क्या है, आप कहीं से भी पूरे ढेर में से कहीं से मुट्ठी भर के बालू उठा लीजिए, उस आपकी मुट्ठी में जितनी बालू आई है उसमें जितने भी उसके एलिमेंट है वो सारे के सारे बराबर से हैं। आप ये नहीं कह सकते कि इसमें से साहब ये 20 तो बहुत अच्छे वाले हैं, ये उससे कम वाले हैं, उससे कम वाले हैं। सब बराबर हैं, सबकी बराबर वैल्यू है, सबका बराबर महत्व है। पूरे ढेर में कहीं से भी कोई से भी बालू उठा के कहीं भी इस्तेमाल की जाती हैं, उसका समान महत्व है, एक जैसे हैं। और हर एक एलिमेंट का अपना अपना महत्व है, अपना है, वो स्वतंत्र है, अपने हिसाब से काम कर रहा है। इसीलिए इन्होंने कहा कि जैसे बालू के ढेर में सारे तत्व, सारे एलिमेंट जो हैं वो बराबर होते हैं, सबका बराबर महत्व होता है, सब अपने अपने हिसाब से काम करते हैं, ऐसे ही हमारी जो बुद्धि है उसमें बहुत सारे एलिमेंट होते हैं, बहुत सारे तत्व होते हैं, बहुत सारे कारक होते हैं, और ये व्यक्ति के द्वारा किए जाने वाले हर प्रकार के कार्य में शामिल होते हैं। इसीलिए इसकी तुलना किससे कर दी? बालू के ढेर से। और देखो आगे, इसके साथ इन्होंने इसको एक और नाम दिया। क्या नाम दिया? परमाणुवादी सिद्धांत। क्या नाम दिया सर? परमाणुवादी सिद्धांत इसको कहा गया, या फिर भावात्मक सिद्धांत भी इसको कहा गया। याद रखना है, परमाणुवादी सिद्धांत किस सिद्धांत को नाम दिया गया है? तो आंसर होगा बहुतत्व सिद्धांत को। किसने दिया? थॉर्नडाइक ने दिया। क्यों दिया? अब ये समझिए, परमाणु जो होते हैं वो बहुत सारे परमाणु जो होते हैं वो मिलकर अणु का निर्माण करते हैं, और एक अणु में जो बहुत सारे परमाणु होते हैं वो बराबर महत्व के होते हैं, उनको हम अलग अलग नहीं निकाल सकते हैं। उनको हम उनका ऐसे नहीं कहेंगे साहब ये 20 तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इससे कम है, ये इससे कम है। बराबर उनका वेटेज होता है, बराबर उनका सहयोग होता है उस अणु के निर्माण में। ठीक है, तो ऐसे ही जो बुद्धि होती हैं वो भी परमाणु की तरह से विभिन्न मानसिक योग्यताओं का समूह होता है, संगठन होता है, और हर प्रकार के कार्य में वो काम करते हैं, इसलिए इनको नाम दे दिया परमाणुवादी सिद्धांत। भावात्मक सिद्धांत, क्योंकि विभिन्न तरह के भाव, विभिन्न तरह के विचार मस्तिष्क में जुड़े होते हैं, और हर एक प्रकार के भाव के साथ अलग अलग गतिविधियां होती हैं, अलग अलग प्रक्रियाएं होती हैं, अलग अलग कार्यों से उनका संबंध होता है, और हर जगह बुद्धि काम करती है, इसलिए उसको नाम दे दिया भावात्मक सिद्धांत। तो 3 चीजें हो गई। मूल रूप से नाम क्या हो गया? मूल रूप से नाम हो गया बहुकारक, मल्टी फैक्टर मल्टी एलिमेंट थ्योरी। दूसरा नाम क्या हो गया? परमाणुवादी सिद्धांत। तीसरा नाम क्या हो गया? भावात्मक सिद्धांत। तुलना किससे कर दी? बालू के ढेर से तुलना कर दी। ठीक है सर, तो कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। चलते हैं अगले सिद्धांत की ओर। उससे पहले इससे जुड़ा हुआ एक बिंदु और उसको समझ लेते हैं। क्या है? देखो, थॉर्नडाइक ने पूर्व सिद्धांतों में प्रस्तुत सामान्य कारकों की आलोचना की और अपने सिद्धांत में सामान्य कारकों की जगह मूल कारकों तथा विशिष्ट कारकों का उल्लेख किया। सामान्य के लिए कहा कि सामान्य कारक होते ही नहीं हैं, ये तो मूल है। क्यों है मूल? क्योंकि ये जन्मजात होते हैं, हर व्यक्ति में होते हैं, और प्रत्येक कार्य में ये शामिल होते हैं, इसलिए मूल कारक हैं। इनको सामान्य मत कहो, बात एक ही है, थीम वही है, सिर्फ नाम बदल दिया। तो मूल कारकों की बात पूछी आपसे, तो किसने कहा? ये कहा थॉर्नडाइक ने। ठीक है, सामान्य कारकों की बात करें, ये किसने कहा? ये स्पीयरमैन ने कहा। तो स्पीयरमैन के जो सामान्य कारक और विशिष्ट कारक हैं, उसमें से सामान्य कारक को इसने कह दिया मूल कारक, और विशिष्ट को कह दिया विशिष्ट कारक ही। दोनों से मिलके विभिन्न प्रकार की चीजें होती हैं। तो एक हो गया कॉमन फैक्टर्स, और दूसरा हो गया हमारा मूल कारक। ठीक है, प्राइमरी फैक्टर्स। आगे चले अगले सिद्धांत की ओर साथियों, जिसका नाम है प्रतिदर्श या न्यादर्श का सिद्धांत।
प्रतिदर्श या न्यादर्श शब्द को समझते हैं, फिर हमें सिद्धांत पूरा समझ में आ जाएगा। देखिए, प्रतिदर्श या फिर न्यादर्श, इन दोनों ही शब्दों का मीन होता है इंग्लिश में सैंपलिंग। क्या हो जाएगा? सैंपलिंग। देखो कैसे, ये दोनों ही वर्ड जो हैं प्रतिदर्श और न्यादर्श आगे हम समझेंगे जब हम एक्शन रिसर्च पढ़ेंगे, क्रियात्मक अनुसंधान पढ़ेंगे, तब इन शब्दों को हम फिर समझेंगे। जैसे मान लीजिए आपके घर में चावल पक रहे हैं, तो चावल पकाने के दौरान चावल पके कि नहीं पके, इसके लिए एक एक चावल को चेक करते हैं क्या? आप देखना मम्मी के साथ, किसी भी एक दाने को निकालेंगे, एक चावल को निकालेंगे, उसको दबा के देखेंगे, अगर एक पक गया तो हमने मान लिया कि हाँ पूरे के पूरे चावल पक गए। दाल पकाते हैं तो उस दौरान भी किसी दाल के एक दाने को निकालते हैं और उसको मसल के देखती है मम्मी और मान लेती हैं कि पूरी दाल पक गई है। तो ये क्या हुआ, हमने पूरे राइस जो पात्र में उबल रहे हैं, पक रहे हैं, उनमें से एक को निकाला और सभी के लिए मान लिया कि सारे पक गए हैं। दाल में से एक दाने को निकाला और सभी के लिए मान लिया कि सारे पक गए हैं। तो हमने क्या करा, संपूर्ण या समूह में से किसी एक का चुनाव किया और उसको देखकर समझकर जो निर्णय निकाला उसको हमने सभी पर लागू कर दिया। इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को कहा जाता है प्रतिदर्श या न्यादर्श, सैंपलिंग। हमने कुछ चीजों को चुना सैंपलिंग के रूप में और सभी के लिए उस बात को कह दे हाँ ये ठीक है। आपने कई बार सुना होगा बाजार में कि फूड इंस्पेक्टर जाता है किसी दुकान पर और सैंपल लेता है कि भैया लाओ तुम्हारे गुड़ के सैंपल दो, तेल के सैंपल भी दो, खाने के सामान है सबके सैंपल दो। उन सैंपल को लैब में जाके चेक करता है। अगर वो तेल का सैंपल सही है, इसका मतलब जो उसने 2 ml 5 ml लिया है अपने सैंपलिंग वाले बर्तन में, पोर्ट में, वो सही है, तो जितना भी उससे संबंधित स्टॉक उसके पास में पूरा का पूरा सही है, सबको मान लिया ओके है, और उसमें मिलावट पाई गई तो फिर अरेस्ट हो जा भाई, सारे में मिलावट है। तो ये कहलाता है सैंपलिंग। तो फिर थॉमसन क्या कहते हैं कि ये पॉलिसी, ये थ्योरी, ये जो कॉन्सेप्ट है बुद्धि के साथ भी लागू होता है। कैसे लागू होता है कि भाई जब व्यक्ति काम करता है तो काम करने के दौरान एक काम में एक ही तरह की योग्यता, एक ही तरह की बुद्धि या फिर एक ही तरह का तत्व काम नहीं आता, जबकि विभिन्न योग्यताएं, विभिन्न तत्व, विभिन्न कारक या विभिन्न प्रकार की बुद्धियां जो हैं थोड़ी 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 इकट्ठी होती हैं, सैंपलिंग के रूप में थोड़ी थोड़ी सब में से आती हैं और फिर जो नया समूह बना वो उस कार्य को संपादित करता है। इस प्रकार की थ्योरी दी है हमारे थॉमसन ने। देखो क्या, कैसे समझो एक बार। अभी आप रीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं मेरे साथ, तो आप क्या कर रहे हैं रीट की प्रिपरेशन के दौरान, अभी जब आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो जो मैंने लिखा है उसको पढ़ भी आप रहे हैं, मेरी बातों को सुन भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं। तो आप में जो सुनने की योग्यता है, पढ़ने की योग्यता है, समझने की योग्यता है, चीजों को स्मृति में लेने की योग्यता है, स्मरण योग्यता है, वो सारी की सारी योग्यताओं में से थोड़ा सा आपने पढ़ने की योग्यता को लिया, थोड़ा स्मरण की योग्यता को लिया, थोड़ा सुनकर समझने की योग्यता को लिया, थोड़ा प्रत्यक्षीकरण को लिया, थोड़ा 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 समस्त योग्यताओं में से सैंपल इकट्ठा किया और इस प्रक्रिया को, मेरे साथ सीडीपी सीखने की प्रक्रिया को आप पूरी कर रहे हैं, इस कार्य को संपादित कर रहे हैं आप में निहित बुद्धियों में से थोड़ा थोड़ा सैंपल लेकर। इस तरह के प्रोसेस को बुद्धि कहा है किसने? थॉमसन ने। तो ये कहते हैं कि बुद्धि जो है वो विभिन्न मानसिक योग्यताओं का थोड़ा थोड़ा सैंपल होती है और वो संगठन के रूप में बनकर किसी कार्य को संपादित करती हैं। ऐसा सिद्धांत हमारे थॉमसन का। समझते हैं, समग्र में से एक अंश का चयन करते हुए समग्र का निर्धारण करना कहलाता है न्यादर्श। 3 चीजें हैं। समग्र में से एक का चयन कर लिया हमने, एक चावल को निकाला और देख लिया कि पक गया, तो हमने सभी चावलों के लिए निर्धारण कर लिया कि सारे के सारे पक गए हैं। इस प्रक्रिया को कहा जाता है सैंपलिंग या न्यादर्श। थॉमसन के अनुसार किसी भी व्यक्ति में अनेक मानसिक योग्यताएं पाई जाती हैं एवं सभी योग्यताओं में से व्यक्ति अंश का चयन करते हुए नवीन मानसिक योग्यता का निर्माण करता है और इसे न्यादर्श या प्रतिदर्श कहा जाता है। क्या? अनेक मानसिक योग्यताएं पाई जाती हैं, उन मानसिक योग्यताओं में से वो क्या करता है, में से व्यक्ति अंश का चयन करता है, थोड़ा थोड़ा लेता है सैंपल के रूप में और एक नवीन मानसिक योग्यता का निर्माण कर लेता है। किससे बनी नवीन? ये नवीन बनी इन अंश से, थोड़े थोड़े सैंपल से नवीन बन गई और इससे क्या कर रहा है, वह अपने कार्यों को पूरा कर रहा है। इस प्रोसेस को, इस सिद्धांत को कहा जाता है न्यादर्श का सिद्धांत। इस सिद्धांत में उन्होंने सामान्य कारकों जी फैक्टर को की व्यावहारिकता को महत्व दिया है। जैसे पीछे जी फैक्टर था, किसका था?
स्पीयरमैन का, वो कहते हैं कि प्रत्येक कार्य में जी फैक्टर होता है, व्यक्ति के द्वारा किए जाने वाले प्रत्येक कार्य में सामान्य बुद्धि होती है, जी फैक्टर होता है। तो ये कहते हैं कि हाँ, हर कार्य में जी फैक्टर होता है। और व्यवहार में कैसे काम करता है, हर प्रकार की थोड़ी थोड़ी बुद्धि जो है वो सैंपल के रूप में इकट्ठी होती है और वो सामान्य तत्व बन गया और वो फिर कार्यों को संपादित करता है। थॉमसन के अनुसार व्यक्ति का बौद्धिक व्यवहार अनेक स्वतंत्र योग्यताओं पर निर्भर करता है, परंतु परीक्षा करते समय उसका प्रतिदर्श ही सामने आता है। जैसे जब आपका एग्जाम होगा रीट का, तो आपने सीडीपी में बहुत कुछ सीखा है, 5 यूनिट्स में दुनिया भर की इंफॉर्मेशन, दुनिया भर के कॉन्सेप्ट, दुनिया भर के तथ्य, सूचना, इंफॉर्मेशन आपने मेरे साथ सीखी हैं। लेकिन बोर्ड एग्जाम क्या करेगा, केवल 30 क्वेश्चन आपसे पूछेगा और उन 30 क्वेश्चन के आधार पर ही आपके समग्र का मूल्यांकन कर लेगा, निर्धारण कर लेगा कि भाई बाल्टी कितने पानी में है, कितने गहराई में ये स्टूडेंट हमारा है। तो ऐसे ही समग्र योग्यताओं का हम मूल्यांकन नहीं करते हैं, सैंपलिंग करके उसका पता लगा लेते हैं। आपके रीट में 30 क्वेश्चन आपके सीडीपी के पूछ लिए, 30 लैंग्वेज के पूछ लिए, कुछ क्वेश्चन आपके जीके के आ गए, कुछ क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के आ गए। तो फिर क्या पता लगे कि सब्जेक्ट में भी ये ठीक है, लैंग्वेज में भी ये ठीक है, सीडीपी में भी ये ठीक है, जीके में भी ये ठीक है, चलो बना दो इसको मास्टर। ये हो गया सैंपलिंग, ये हो गया सैंपलिंग। ऐसे जीवन में हर कार्य में हम जब भी एग्जाम लेते हैं तो समग्र का मूल्यांकन केवल न्यादर्श, प्रतिदर्श या सैंपल से लगा लेते हैं। ये होता है भाई सैंपलिंग। ठीक है सर, तो ये थ्योरी हो गई हमारी थॉमसन की, जिसमें उन्होंने कहा न्यादर्श या प्रतिदर्श का सिद्धांत। चलते हैं नंबर 7वें सिद्धांत की ओर, जिसका नाम है त्रिआयामी सिद्धांत। किसने दिया सर? ये गिलफोर्ड का सिद्धांत है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है ये गिलफोर्ड की। त्रिआयामी का मतलब क्या होता है? 3 आयाम है, 3 डायमेंशन है, 3 आयाम है, 3 डायमेंशन है, इसलिए इसको 3 डायमेंशन भी कहा जाता है। अब देखो आयाम या डायमेंशन क्या है, ये थ्योरी आप समझिए। मैं ये पानी का ग्लास मेरे पास में है। अब इस पानी के ग्लास की आप कितनी साइड्स को देख पा रहे हैं? आपके सामने ये साइड भी हैं, ये भी आपको दिख रही हैं और नीचे की भी आपको दिख रही हैं। तो जो 3 साइड्स आपको दिख रही हैं उसके कहेंगे 3 डायमेंशन, 3 आयाम। अगर आपको 2 ही दिखती हैं, 2 ही साइड्स दिखती हैं, 2 ही आयाम दिखते हैं, तो हम कहेंगे 2 डायमेंशन। 3 दिखते हैं तो 3 डायमेंशन। जब भी कोई चीज मूर्त रूप में हमारे सामने होती है तो हम उनके 3 विमाओं को देख पाते हैं, 3 डायमेंशंस को देख पाते हैं, तो हम कह देते हैं 3D पिक्चर, 3D मॉडल, 3D मैप। और 2 डायमेंशन जहां केवल 2 ही विमाओं को देख पाते हैं, तो ये हो गया 3 विमा। तो ये कहता है कि साहब हम किसी भी चीज को देखते हैं तो 3 साइड्स को देख पाते हैं, 3 विमाओं को देख पाते हैं। इस तरीके से जो हमारी बुद्धि है, उस बुद्धि में भी 3 विमाएं होती हैं, 3 डायमेंशंस होते हैं, और वो डायमेंशंस मिलकर, तीनों विमा मिलकर बुद्धि का निर्माण करते हैं। इस तरह का सिद्धांत किसने दिया? गिलफोर्ड ने। गिलफोर्ड आगे क्या कहते हैं? गिलफोर्ड कहते हैं कि प्रत्येक जो डायमेंशन है, हर एक डायमेंशन में कुछ निश्चित क्षमताएं होती हैं, योग्यताएं होती हैं। जैसे इन्होंने 3 डायमेंशन दिए। पहला डायमेंशन है संक्रिया, दूसरा डायमेंशन है उत्पाद, और तीसरा है विषय वस्तु। तीनों डायमेंशन में क्या कहते हैं कि जैसे आपकी संक्रिया है, तो संक्रिया जो है इसमें 6 योग्यताएं होती हैं, 6 प्रकार की संक्रियाएं होती हैं। ऐसे ही विषय वस्तु हैं, ये विषय वस्तु जो है ये 5 प्रकार की होती हैं। इन विषय वस्तु और संक्रिया जो उत्पाद हुआ वो उत्पाद 6 प्रकार का होता है। तो आपकी संक्रिया हो गई 6 प्रकार की, विषय वस्तु हो गई 5 प्रकार की, और उत्पाद हो गया 6 प्रकार का। तो 6, 5, 6 ये तीनों डायमेंशन में अलग अलग योग्यताएं होगी, अलग अलग कंटेंट से मिलकर 3 डायमेंशन बन गए। अब जब तीनों मिलकर एक बना रहे हैं तो इनमें जो विषय वस्तु हैं, उत्पाद हैं, संक्रियाएं हैं, ये भी आपस में मल्टीप्लाई होगी। इस प्रकार जो बहुत सारे तत्व बनेंगे, बहुत सारे कारक बनेंगे, उनको इन्होंने कह दिया कारक। तो इस प्रकार इन तीनों डायमेंशन से मिलके 180 कारक बुद्धि में होने की बात कहते हैं हमारे गिलफोर्ड। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, यहां से मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको याद रखना है। ठीक है, तो गिलफोर्ड ने अपने सिद्धांत के साथ 3 अलग अलग वर्ष जुड़े हुए हैं। सबसे पहले जब इन्होंने 1959 में
बुद्धि का 3 डायमेंशन सिद्धांत दिया था, तब इन्होंने 120 कारकों की बात की थी। कितने कारकों की? कि बुद्धि जो है इसमें 120 कारक होते हैं। मैं समझाऊंगा आगे कैसे होते हैं ये। उसके बाद इसमें संशोधन किया 1961 में, 1961 में, और संशोधन करके यहां पर इन्होंने 150 कारक बता दिए। कितने? 150 कारक। इन्होंने फिर से 1967 में संशोधन किया और कहा कि नहीं भाई 180 कारक हैं। कितने कारक हैं? 180 कारक हैं। तो वर्तमान में गिलफोर्ड के अनुसार बुद्धि का जो त्रिआयामी सिद्धांत है उसमें कारकों की संख्या कितनी है? 180। सबसे पहले कितनी थी? 120, और संशोधनों की कितनी हो गई? 150। कई बार क्वेश्चन जो है वो सीधा पूछ लिया जाता है, वर्तमान की बात नहीं करता, प्रारंभ की बात नहीं करता, संशोधन की बात नहीं करता, कॉमन क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब ऑप्शन देखकर आपको चुनना है। कॉमन क्वेश्चन है, कोई प्रारंभ और अंतिम की बात नहीं कर रही है, तीनों ऑप्शन में है, तो आंसर होगा 180, 180 करना है। अगर तीनों ऑप्शन है और पूछे सबसे पहले कितने थे, तो आंसर होगा 120। और कोई लैंग्वेज नहीं हो, ना पहले की हो ना बाद की हो, और ऑप्शन में केवल 150 हो, बाकी ना 180 हो ना 120 हो, तो आंसर हो जाएगा ये। केवल ये हो तो ये आंसर होगा, केवल ये हो तो ये भी आंसर होगा। तो आपको लैंग्वेज को समझ के आंसर को देना है। यहां से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। गिलफोर्ड का यह बुद्धि संरचना सिद्धांत त्रिविमीय बौद्धिक मॉडल कहलाता है। क्या? त्रिविमीय, जिसमें 3 विमा हैं, 3 डायमेंशंस हैं, और क्योंकि स्ट्रक्चर की बात करता है इसलिए इसको 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर थ्योरी कहा जाता है। और उन्होंने एक डायग्राम से बुद्धि को एक मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया, आगे बताऊंगा मैं आपको। उसको कहा इन्होंने स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल। उन्होंने बुद्धि कारकों की 3 श्रेणियों में बांटा। कितनी श्रेणियों में? 3 कैटेगरीज में बांट दिया, अर्थात मानसिक योग्यताओं को 3 विमाओं या फिर 3 डायमेंशन में बांट दिया। 3 श्रेणियां हैं, लेकिन विमा तो इन्होंने समझाने के लिए इसको नाम दे दिया है। देखो पहला विमा कौन सा है साथियों? पहली कैटेगरी कहें, पहली श्रेणी कहें, पहला विमा कहें या पहला डायमेंशन कहें, तो वो कौन सा हो गया? संक्रिया। संक्रिया का मतलब क्या? हमारे मस्तिष्क के द्वारा अपनाई जाने वाली वो समस्त प्रक्रियाएं, वो सारे प्रोसेस जो बौद्धिक कार्यों को करने के दौरान होते हैं, उसको कहा जाता है संक्रिया। और ये संक्रिया होती है 6 प्रकार की। पहले इसको कम माना था, लेकिन 1960 से जब संशोधन किया इसको 6 प्रकार का मान लिया। तो हमें 6 को ही ध्यान रखना है। इससे पहले कितनी थी, कौन सी बढ़ी, इतना डेप्थ में जाने की रीड में एटलीस्ट आवश्यकता नहीं है। व्याख्याता मैं आपको पूरा बताऊंगा, पहले कितनी थी, कब बढ़ी, कौन सी बढ़ी और अभी कितनी हुई। सिर्फ आपको ये 6 ध्यान रखनी है। क्या है? बुद्धि के द्वारा अपनाई जाने वाली मानसिक क्रिया को, मेंटल प्रोसेस को संक्रिया कहा जाता है। संक्रिया के आधार पर मानसिक क्षमताओं के 6 भाग हैं। पहला कौन सा? मूल्यांकन। मस्तिष्क में मूल्यांकन की प्रक्रिया होती है। ठीक है, किसी भी चीज की कितनी मात्रा है, कितनी मात्रा में उसको सीखा है, कितनी मात्रा हमारे सामने है, ये सब जानने के लिए हम मूल्यांकन करते हैं, मूल्य का अंकन करते हैं। दूसरा है अभिसारी चिंतन। हमने पीछे पढ़ा डाइवर्जेंट थिंकिंग, जब हम अधिगम का टॉपिक पढ़ रहे थे तब समझा था अभिसारी चिंतन क्या होता है। ऐसा चिंतन जो केंद्र की ओर जाता है, जो एक ही आंसर की बात करता है, सिद्धांत और नियम की बात करता है, उसको कहते हैं अभिसारी चिंतन। अपसारी चिंतन, कन्वर्जेंट थिंकिंग, जो विस्तृत रूप से व्याख्याओं की बात करती हैं, एक प्रश्न के विभिन्न उत्तरों की ओर जाती हैं, केंद्र से बाहर की ओर जाती हैं। इस तरह के चिंतन को, इस तरह के थिंकिंग को कहा जाता है अपसारी चिंतन। और साथियों, चौथे प्रकार की मानसिक प्रक्रिया है स्मृति धारण, मेमोरी रिटेंशन, कि हम जो चीजें सीखते हैं वो हमारे मस्तिष्क के द्वारा धारण कर ली जाती हैं। तो ये भी मस्तिष्क में होने वाली एक संक्रिया है। पांचवा उन्होंने कह दिया स्मृति अभिलेख। स्मृति अभिलेख मेमोरी रिकॉर्डिंग का मतलब हो गया, हम जो चीजें सीखते हैं उसको मस्तिष्क में उसका संधारण कर लेते हैं, रिकॉर्ड के रूप में रख लेते हैं। आज आपने किसी चीज को सीखा, आपने सीखा कि संक्रिया जो है इसमें कितने प्रकार के मानसिक योग्यताएं हैं, कौन कौन सी हैं। अब आपको 10 दिन बाद पूछा जाए तो आप बता देंगे हाँ सर संक्रिया में ये 1 2 3 4 5 6 थी, हाँ इनमें से है, ये नहीं है। तो ये क्या हो गया? आपके मस्तिष्क में स्मृति का अभिलेखन हो गया, मेमोरी की रिकॉर्डिंग हो गई। और 6th दोस्तों संज्ञान, कोग्निट।
हमने पीछे पढ़ा था, हम जब जीन पियाजे पढ़ रहे थे तब मैंने संज्ञान को समझाया था। संज्ञान का मतलब होता है मस्तिष्क में निहित वह प्रक्रिया जो सीखने सिखाने संबंधी समस्त गतिविधियों को संचालित करती हैं, जिसका संबंध बुद्धि के साथ होता है, उसको कहा जाता है संज्ञान, कोग्निट। ये एक मस्तिष्क में जन्मजात एबिलिटी होती है जो हर व्यक्ति में पाई जाती है। तो संक्रिया जो है, उस संक्रिया में कितने तत्व हो गए, कितने कारक हो गए, या फिर कितने प्रकार की योग्यताएं हो गई, तो साथियों वो हो गई 6। पहली कौन सी? मूल्यांकन एक मेंटल प्रोसेस है। दूसरा अभिसारी चिंतन है। तीसरा अपसारी चिंतन है। चौथा स्मृति धारण है। पांचवा स्मृति अभिलेखन है। और छठा हमारा संज्ञान है। बात करते हैं दूसरे डायमेंशन की, दूसरे विमा की, जिसका नाम है विषय वस्तु, कंटेंट। वह क्षेत्र जिसके एकांशों या सूचनाओं के आधार पर मानसिक प्रक्रिया के अनुसार संक्रियाएं की जाती हैं, उसे विषय वस्तु कहा जाता है। और इसके 5 एकांश हैं, 5 भाग हैं। मतलब हमारा मस्तिष्क किस चीज को, किसकी प्रक्रिया करेगा, क्या कंटेंट होगा। जैसे संज्ञान बन रहा है मान लो मस्तिष्क में, तो किसका संज्ञान, किसका संज्ञान? बुद्धि का संज्ञान, के अभिप्रेरणा का संज्ञान, के मोटिवेशन का, किसका संज्ञान? मस्तिष्क में चीजें संधारण हो रही है, स्मृति अभिलेखन हो रहा है मान लीजिए, तो किसका? गणित का है कि हिंदी का है कि संस्कृत का है? गणित का है तो गणित में क्या है, सीडीपी में है तो क्या है, किस चीज का वो हो गया। तो कोई भी मेंटल प्रोसेस या संक्रिया किससे संबंधित होगी? वो संक्रिया संबंधित होगी कंटेंट से, विषय वस्तु से। जैसे अभी आप मेरे साथ सीख रहे हैं, तो आप में जो संक्रिया चल रही है मस्तिष्क में, उस संक्रिया की विषय वस्तु क्या हो गई? सीडीपी। सीडीपी में भी क्या हो गया? बुद्धि। बुद्धि में भी क्या हो गया? बुद्धि के सिद्धांत। इसमें भी क्या हो गया? गिलफोर्ड का त्रिआयामी बुद्धि का सिद्धांत। ये होगी आपकी विषय वस्तु, और जो मस्तिष्क में बन रही है वो होगी आपकी संक्रिया। ठीक है सर। तो इसमें कौन कौन सी हैं कि क्या क्या विषय वस्तु हमारे मस्तिष्क को मिलती है संक्रिया के लिए? हमारे मस्तिष्क को संक्रिया के लिए जो विषय वस्तु मिलती हैं उसके 5 भाग हो सकते हैं। वो या तो आंखों से मिलेगी, या फिर कानों से मिलेगी, या फिर संकेत के रूप में होगी, या फिर शब्दों के रूप में होगी, या फिर किसी प्रकार के व्यवहार के रूप में विषय वस्तु होगी। तो विषय वस्तु इस 5 भागों में बांटी है हमारे गिलफोर्ड ने, कि इन 5 तरह की विषय वस्तु मिलती है मस्तिष्क को, जिसकी मस्तिष्क संक्रिया करता है। और ये बुद्धि के साथ ही जोड़ के इनको समझाना चाह रहे हैं। जो आंखों से मिलती हैं, देखने से मिलती हैं, उसको मैंने कह दिया विजन, दृष्टि। जो सुनने से संबंधित है वो हो गया ऑडिटरी, श्रवण। जो विभिन्न संकेतों से संबंधित हैं, सिंबल से संबंधित हैं, वो हो गया सांकेतिक या सिंबलिक। जो विभिन्न शब्दों से संबंधित हैं वो हो गया सीमेटिक या शाब्दिक। जो व्यवहार से संबंधित है वो हो गया व्यवहार परक। अब देखो आगे, जो विषय वस्तु हैं, उस विषय वस्तु के आधार पर मस्तिष्क में संक्रिया हुई, तो इस संक्रिया का कोई ना कोई परिणाम तो होगा, कोई ना कोई रिजल्ट तो होगा। बस विषय वस्तु की संक्रिया के बाद जो परिणाम निकलता है उसको कहा जाता है उत्पाद, प्रोडक्ट्स। किसके प्रोडक्ट? जो 5 तरह की विषय वस्तु थी, इन विषय वस्तु की जो संक्रिया इन 6 प्रकार की हुई, इन 6 प्रकार की संक्रियाओं का इन विषय वस्तु के साथ जो रिजल्ट आया वो कहलाएगा उत्पाद। ठीक है। दोनों के फलस्वरूप, दोनों का मतलब क्या है यहां पर? दोनों से मतलब हो गया हमारा विषय वस्तु और दूसरा हमारी संक्रियाएं। इनके फलस्वरूप प्राप्त होने वाला परिणाम विशेष प्रकार की विषय वस्तु के साथ की गई संक्रिया के परिणाम को उत्पाद कहा जाता है। और ये उत्पाद कितना है भाई? ये 6 प्रकार का उत्पाद होता है। पहला इकाई के रूप में, दूसरा वर्ग के रूप में, तीसरा संबंध के रूप में, चौथा पद्धति के रूप में, पांचवा रूपांतरण और छठा हो गया आशय। क्या है देखो, आपके मस्तिष्क में, आपको व्यवहार में समझाता हूं। आप मेरे साथ सीडीपी सीख रहे हैं, तो सीखने को लेकर मस्तिष्क में संक्रिया हो रही है। उस संक्रिया में आप में स्मृति भी काम कर रही है, स्मृति लेखन भी हो रहा है, आप में चिंतन भी चल रहा है, मेरे साथ ही संज्ञान भी शामिल है। तो 6 की 6 प्रकार की जो संक्रिया है वो अभी आप में चल रही है आपके मस्तिष्क में। ठीक है। विषय वस्तु क्या मैंने समझा दिया आपको? सीडीपी विषय वस्तु है, बुद्धि के सिद्धांत, वहां भी गिलफोर्ड विषय वस्तु है। ठीक है सर। ये कैसे मिल रही है? ये आपको श्रवण सुनकर भी मिल रही है मेरी विषय वस्तु, आप बोर्ड पे देख रहे हैं तो देखकर भी मिल रही है, शब्दों के रूप में भी है, संकेतों के रूप में भी है। चित्र होते हैं वो संकेत हो गए, मैंने गोले बनाए, ये आगे पीछे के संकेत तो है सारे के सारे। तो जितने भी हमने भी समझा
क्या ये सारे के सारे देखो व्यवहार के रूप में भी आपको विषय वस्तु मिल रही है इसी समय, समझना इस प्रक्रिया से जब मेरे जुड़े हुए हैं, आप में व्यवहार से भी विषय वस्तु मिल रही है, शब्दों से भी मिल रही है, संकेतों से भी है, आप मुझे सुन भी रहे हैं, आप मुझे देख भी रहे हैं। तो ये पांचों प्रकार की विषय वस्तु भी मौजूद है हमारे सामने। प्रक्रिया देखो सब चल रही है, चिंतन भी आप में चल रहा है, स्मृति भी है, धारण भी है, संज्ञान भी है, मूल्यांकन भी चल रहा है। सारी की सारी प्रक्रिया इसी समय हम जब बात कर रहे हैं तब आप में चल रही है। फर्क क्या है, कोई संक्रिया अभी कम मात्रा में है, कोई संक्रिया ज्यादा मात्रा में है, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं सारी की सारी आप में भी निहित है। तो फिर ये किस रूप में होगी, इकाई के रूप में होगी या फिर वर्गों के रूप में होगी। इकाई का मतलब क्या हो गया, जैसे बुद्धि की इकाई है, बुद्धि से संबंधित चीजों को आपने समझ लिया तो इकाई के रूप में उत्पाद हो गया। वर्ग, आपने वर्ग बांटने के साथ बुद्धि का ये एक तत्व वाला वर्ग हो गया, ये दो वाला हो गया और ये बहुत सारे वाला वर्ग हो गया, वर्ग के रूप में हो गया, क्लासेस के रूप में हो गया। रिलेशन, आप समझते कि साहब एक तत्व और दो तो सिद्धांत था, दोनों में क्या संबंध है, तो ये किस रूप में हो गया, संबंध के रूप में होगा। पद्धतियां, आपने देखा साहब बुद्धि जो है ना उसकी बहुत सारे सिद्धांत हैं, बहुत सारी पद्धतियां हैं, अलग अलग तरीके से काम करती हैं। रूपांतरण, ट्रांसलेशन, आपको कोई एग्जाम्पल दिया गया, उस एग्जाम्पल को परिस्थिति को पढ़कर आपने कहा ये तो फला बुद्धि के सिद्धांत की बात करता है, तो ये रूपांतरण हो गया किसका, उस सिचुएशन का, लैंग्वेज का, किसमें रूपांतरण हो गया, जो बुद्धि के सिद्धांत पढ़े उसमें, तो ये भी उत्पाद के रूप में होता है। आशय, एप्लीकेशन, आपने जो सीखा समझा उससे आप रीट के क्वेश्चन को सोल्व कर लो तो वो हो गया आपका इंप्लीकेशन, आशय। तो अभी जब आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे साथ आप सीख रहे हैं चीजों को, तो इसका जो रिजल्ट आएगा, इसका जो परिणाम आएगा वो इस प्रकार से 6 प्रकार का परिणाम हो सकता है। फिर से समझाता हूं आपको, बुद्धि के सिद्धांत हम समझ रहे हैं, तो बुद्धि में विभिन्न परिभाषाओं को हमने जाना, विभिन्न सिद्धांतों को हमने जाना, एक एक के रूप में जो आप सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, वो हो गया इकाई के रूप में। आपने इनको वर्गों में बांट लिया कि साहब ये बुद्धि के सिद्धांत एक तत्व वाले हो गए, ये समूह के रूप में हो गए और ये 2 या 3 के रूप में हो गए, ये हो गया आप में वर्ग। जैसे मैं कहूं ये 7 बुद्धि के सिद्धांत हैं, इन 7 बुद्धि के सिद्धांतों को आप अलग अलग 3 वर्गों में बांट दो। किन में से एक बुद्धि के सिद्धांत इस पहले वर्ग में लिखो, दूसरे वाले वर्ग में ये लिखो, तीसरे में ये लिखो, और आपने तीनों ग्रुप में बांट दिया, तीनों क्लास में बांट दिया, तो ये उत्पाद हो गया आप में बुद्धि की विषय वस्तु की संक्रिया का समझ पाना, जान पाना, याद कर पाना, या फिर व्यवहार में उसको काम में ले लेना। संबंध हो गया। संबंध कैसे मैंने समझाया, बुद्धि के सिद्धांतों को आप जोड़ के समझ रहे हैं, पद्धतियों को समझ रहे हैं, रूपांतरण आपका हो गया, आशय हो गया, इंप्लीकेशन हो गया, आप रिजल्ट जब एग्जाम दे रहे हैं तब इनके क्वेश्चनों को सोल्व कर पाएंगे, वो आपका इंप्लीकेशन हो गया। तो साथियों ये 3 विमा हो गए हमारे गिलफोर्ड के 3 आयामी या 3 डायमेंशन इंटेलिजेंस थ्योरी के। अब देखो गिलफोर्ड ने क्या किया, मैंने आपको टॉपिक शुरू करने से पहले कहा था कि एक बार सिद्धांत दिया, वहां 120 कारक माने, फिर दूसरी बार संशोधन किया, 150 कारक मान लिए, और तीसरी बार संशोधन किया, उनको 180 कारक में कन्वर्ट कर दिया। गिलफोर्ड के इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि की व्याख्या 3 विमाओं के आधार पर की गई है। हर विमा के कई कारक हैं, संक्रिया विमा के 6 कारक, कितने हैं साहब, 6 कारक हैं, विषय वस्तु विमा के 5 कारक हैं और उत्पादन के 6 कारक हैं। और ये सारे के सारे 6 कारक जो है वो क्या करते हैं, कुल मिला के 180 में हो जाते हैं। जैसे ये 6 किसके हो गए, ये 6 हो गए आपके संक्रिया के, ये 5 हो गए विषय वस्तु के, 6 हो गए उत्पाद के, इनको गुणा करेंगे तो हो जाएंगे 180। अब इन्होंने इस प्रकार एक बुद्धि सिद्धांत, एक बुद्धि का मॉडल प्रस्तुत किया, प्रतिरूप किया। उस मॉडल में क्या था एक बार हम समझते हैं। इन्होंने इस प्रकार से एक 3 डायमेंशन की बात की, त्रिविमा की बात की, एक त्रिविमा बना के हम समझ रहे हैं। यहां पर ये देखिए त्रिविमा बना रहा हूं मैं, एक मॉडल बना रहा हूं बुद्धि का, जो गिलफोर्ड ने बुद्धि के मॉडल में बताया था। जो डायग्राम मैंने बना दिया है इसमें 3 विमा है, आपको 3 पक्ष दिखाई दे रहे हैं कोई से भी। हम मान लेते हैं कि ऊपर वाला जो है ये हो गया हमारा विषय वस्तु। क्या हो गया, ये हो गया विषय वस्तु, ठीक, ये ऊपर वाला जो है। अब ये वाला जो है आपको फ्रंट में दिखाई दे रहा है, हम इसको मान लेते हैं विषय वस्तु के बाद में इसको मान लेते हैं प्रक्रिया, ठीक है। चलो उत्पाद मान लें, एक ही बात है, हमने इसको मान लिया उत्पाद। अब कौन सा बच गया, ये वाला जो दिखाई दे रहा है, इसको हम क्या मान लेंगे, विषय वस्तु हो गया, उत्पाद हो गया, संक्रिया इसको मान लेते हैं,
ये संक्रिया हो गया। ठीक है, 3 विमा आपको दिखाई दे रहे हैं, तीनों विमा आपके इस तरीके से हो गए। अब जो तीनों विमा हैं, इन तीनों विमाओं में इन्होंने विषय वस्तु कितना मान लिया, विषय वस्तु को माना है 5 तरह की विषय वस्तु, तो 5 हम इसके खंड कर देते हैं इस विमा के विषय वस्तु वाले के। देखो 1 2 3 और ये 4, तो कितने पार्ट हो गए, 5 पार्ट हो गए। 1 2 3 4 5 पार्ट हो गए हमारे विषय वस्तु के। ऐसे ही हम इसको ही बांट देते हैं, उत्पाद को ही बांट देते हैं। उत्पाद कितने प्रकार का माना था हमने, 6 प्रकार का माना है उत्पाद। तो यहां पर 5 लाइन खींच देते हैं, 1 2 3 4 और ये 5, तो इसके 6 पार्ट हो गए। ऐसे ही संक्रिया की बात करें तो संक्रिया कितने प्रकार की है, संक्रिया भी हमारी 6 प्रकार की है। इसको 6 पार्ट में बांट देते हैं। ये हमारा संक्रिया वाला जो आयाम विमा है ये 6 भागों में बंट गया। अब इसको हम जब जोड़ देते हैं, कैसे, आपस में कनेक्ट होगा, जब कनेक्ट होगा तो ये नीचे आ जाएंगे इस तरीके से। ये जो आपका ग्रीन वाला पार्ट है ये कहां चला जाएगा, ये इधर बन जाएगा इस तरीके से। ये जो ऊपर वाला है हमने विषय वस्तु माना इसको, ये भी पार्ट्स में बट जाएगा। अब आप क्या देख रहे हैं, अब आपको जो ये दिखाई दे रहा है 3 विमा, ऊपर वाला, ये वाला और ये वाला, ये जो 3 विमाज हैं, इन तीनों विमाओं में अब शायद ज्यादा बढ़िया से आप देख पाएंगे इस चीज को। ये देखिए, ये 3 विमा जो आपको दिखाई दे रहे हैं, इन तीनों विमाओं में ये विषय वस्तु वाला हो गया, ऊपर वाला विषय वस्तु वाला हो गया, ठीक है, ये उत्पाद वाला हो गया, ये संक्रिया वाला हो गया। अब इस बॉक्स को गिलफोर्ड ने कह दिया बुद्धि संरचना मॉडल, कि हमारी जो बुद्धि है वो इस एक मॉडल की तरह से बनी हुई है, जिसमें 3 विमा है, एक विषय वस्तु, दूसरा उत्पाद और तीसरा संक्रिया। अब जब इसके जितने वर्ग बने, इन सारे वर्ग को हम अलग अलग काट के निकालते हैं तो उनकी संख्या कितनी हो जाएगी, उनकी संख्या हो जाएगी 150। कैसे, ये विषय वस्तु हमारी 6 प्रकार की हैं, सॉरी ये 5 प्रकार की हैं विषय वस्तु। विषय वस्तु हो गई हमारी 5 प्रकार की विषय वस्तु, उत्पाद हमारा 6 प्रकार के हो गए, और संक्रिया हो गई 5 प्रकार की, सॉरी 6 प्रकार की। तो हम कैसे करेंगे इनको, 5 × 6 × उधर भी 6 मल्टीप्लाई करके देखो 180, तो ये हो गया हमारे 180 कारक बुद्धि के। इस प्रकार गिलफोर्ड ने बुद्धि संरचना मॉडल में बुद्धि में निहित कुल 180 कारक या तत्वों की बात की है। इससे पहले जब 150 थे, 120 थे, तब विषय वस्तु, उत्पाद या फिर संक्रिया में संख्याएं कम थी, उनके मल्टीप्लिकेशन से 120 और 150 आया था। तो साथियों ये हमारा हो गया 3 डायमेंशनल थ्योरी या फिर त्रिविमा सिद्धांत। अब बात करते हैं अगले सिद्धांत की, जिसका नाम है तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत, फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइजेशन थ्योरी। ये केटल ने दिया है। केटल क्या कहते हैं कि जो बुद्धि होती है वो 2 तरह की होती हैं, एक द्रव होता है, एक ठोस होता है, दोनों मिलकर बुद्धि बनाते हैं। एक को कह दिया फ्लूइड, दूसरे को कह दिया उसने क्रिस्टल। फ्लूइड और क्रिस्टल जो है, इसके पीछे केटल की संकल्पना क्या थी कि बुद्धि में से कुछ बुद्धि का जो एक प्रकार होता है वो जन्मजात होता है, दूसरा वातावरण से अर्जित होता है। जो जन्मजात होता है वो ठोस के रूप में होता है। वो क्यों होता है ठोस के रूप में? क्योंकि बदलता नहीं है, जो है जैसा है वैसा रहेगा। लेकिन जो वातावरण से अर्जित कर रहे हैं वो बदल जाता है, तरल के जैसे होता है। तरल में क्या होता है, जिस बर्तन में डालो उसका आकार वैसा बन जाता है। आप पानी को बोतल में डालो वैसा सेफ, गिलास में डालो वैसा सेफ बदलता है, तो उसको बोल दिया इन्होंने लिक्विड। और जो ठोस है, सॉलिड है, उसका शेप नहीं बदला, उसको बोल दिया इन्होंने ठोस। तो वंशानुक्रमीय क्षमताएं और गुण जो हैं वो बदलते नहीं हैं, इसलिए उनको उन्होंने कह दिया ठोस बुद्धि से संबंधित। और जो वातावरण से हैं वो बदलते रहते हैं, अर्जित होते हैं, बढ़ते रहते हैं, इसलिए उनको कह दिया तरल। तो इस प्रकार बुद्धि जो है वो 2 चीजों से मिलकर बनती है, तरल से और
ठोस से, इसीलिए इसको क्रिस्टल और लिक्विड थ्योरी कहा जाता है या फिर फ्लूइड थ्योरी कहा जाता है। तो फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज थ्योरी किसने दी साथियों? ये केटल ने दी है 1971 में। तरल अर्थात वंशानुक्रम और ठोस अर्थात वातावरण। तरल या क्रिस्टलाइज योग्यता अर्जित कारकों के रूप में होती हैं, उसके अलावा जो ठोस हैं वो जन्मजात कारकों के रूप में होती हैं। किशोर अवस्था तक बालक की तरल बुद्धि का विकास होता है। तरल बुद्धि का विकास क्यों हो गया? क्योंकि लगातार नई बातें सीख रहा होता है। 19 वर्ष के उपरांत बालक की ठोस बुद्धि विकसित होती है, क्योंकि बुद्धि जो है वो अब पूर्णता को प्राप्त कर चुकी है, मानसिक क्षमता पूरी बन चुकी होती है। 19 वर्ष के बाद परिपक्वता लगभग पूरी आ चुकी होती है, तो जो वंशानुक्रमीय योग्यता होती है, गुण होती हैं, वो काम करना शुरू करते हैं। पहले भी काम करते हैं, लेकिन पहले अर्जन ज्यादा चल रहा है, लगातार बच्चा नई नई बातें सीख रहा है, तो अर्जन वाला काम ज्यादा है, इसीलिए वातावरण वाला पहलू तरल बुद्धि का ज्यादा रोल होता है। लेकिन फिर बाद में क्योंकि अर्जन करने की चीजें, क्षमताएं और कंटेंट चीजें कम हो जाती हैं, इसलिए कहते हैं कि 19 वर्ष के बाद ठोस बुद्धि जो है वो विकसित होती है। अतः केटल ने बुद्धि को वंशानुक्रम एवं वातावरण का परिणाम माना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ना अकेला वंशानुक्रमी योग्यता होती है और ना वातावरणीय योग्यता होती है। वंशानुक्रमी और वातावरणीय दोनों योग्यताओं से मिलकर संगठनात्मक रूप से जो संक्रिया बनती हैं, उसको केटल ने कह दिया बुद्धि। इसके अलावा दोस्तों हमारा 9वां सिद्धांत है लेवल 1 और लेवल 2 का। लेवल 1 और लेवल 2 जो है ये सिद्धांत दिया है आर्थर जॉनसन ने। जॉनसन क्या कहते हैं कि जो बुद्धि है, इस बुद्धि का एक पदानुक्रम होता है, और जो पदानुक्रम होता है उस पदानुक्रम में 2 स्तर होते हैं। पहला स्तर कौन सा हो गया? प्रथम स्तर, और दूसरा हो गया द्वितीय स्तर। प्रथम स्तर जो है वो साहचर्यात्मक अधिगम का होता है, जिसमें आगत तथा निर्गत लगभग समान होते हैं, जैसे बालक रटकर सीखा जाने वाला ज्ञान इसमें होता है। और द्वितीय स्तर जो होता है इसमें संज्ञानात्मक क्षमताओं का होता है, जिसमें उच्च स्तरीय कौशल होते हैं जो आगत को एक प्रभावी निर्गत के रूप में परिवर्तित करते हैं साथियों। तो ये 2 तरह के इन्होंने स्तर मान लिए बुद्धि में। ठीक है, आगे बात करें हम अगले सिद्धांत की साथियों, जो है क व ख का सिद्धांत, जो हेब ने दिया है। हेब क्या कहते हैं कि जैसे पीछे केटल का था, क सिद्धांत जुड़ा हुआ है लेवल 1 के साथ या फिर ठोस बुद्धि के साथ, जिसको वंशानुक्रम कर दिया, और ख बुद्धि जो है ये तरल बुद्धि के साथ है, वातावरण के साथ। और तीसरा कारक उन्होंने ग मान लिया, जो वातावरण और वंशानुक्रम दोनों से मिलकर बनता है और व्यक्ति की समस्याओं का समाधान करता है। तो साथियों ये हमारे बुद्धि के सिद्धांत हो गए जिनको हमने डिस्कशन किया। आई होप ये आपके समझ में आए होंगे। रिमेनिंग जो बुद्धि के सिद्धांत हैं उनको हम डिस्कशन करेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार।